दुनिया में सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी के तौर पर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट हर साल टीवी पर सैकड़ों मैच दिखाता है और उनमें से हजारों आपको WWE नेटवर्क, यूट्यूब और उनकी खुद की मीडिया रिलीज से आसानी से मिल जाते हैं। और साथ ही ऐसा बहुत कुछ संभाल कर रखा है जिनको सही समय आने पर दिखाया जाता है या कुछ मौकों पर कभी दुनिया के सामने नहीं लाया जाएगा। अगर आप अभी नेटवर्क पर जाएंगे तो आप बस ये सोचते रह जाएंगे कि कौन सा एक मैच या कई सारे मैच या पूरे के पूरे शोज देखे जाएं और कौन से नहीं। हालांकि हर मैच की अपनी कुछ खूबियां होती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप WWE के फैन हैं या चाहे आप WWE के फैन ना भी हों, फिर भी कुछ ऐसे मैच जरूर हैं जिन्हें आपको कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। पिछले कई दशकों को देखते हुए हमने कल्टहॉलिक रेसलिंग में उन 101 मैचों को चुना है जो या तो शानदार हैं, मजेदार हैं, ऐतिहासिक हैं, विवादों से घिरे हैं या बिजनेस को बदल कर रख देने वाले हैं या फिर किसी और वजह से खास हैं। शायद वो सिर्फ एक शानदार कहानी बयां करते हैं और हमें फैंस के तौर पर बाकी मैचों से कुछ ज्यादा अपनी ओर खींचते हैं। अब शुरुआत से ही ये बताना अच्छा रहेगा कि ये अब तक के 101 सबसे शानदार WWE मैच नहीं है और ना ही इन्हें किसी खास तरह से रैंक किया गया है। ये आपके लिए एक दावत की तरह है जिसे खाकर चाहे तो आप मजा ले सकते हैं या फिर मजा ना आने के लिए मुझ पर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से WWE के सुपर फैन रहे हैं और ऐसा होना काफी हद तक मुमकिन भी है क्योंकि आप अभी एक कल्टहॉलिक रेसलिंग यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ दिखाए गए कुछ या ज्यादातर या फिर सभी मैचों को देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम फिर भी आपको चौंका सकते हैं। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं ऐसे 101 WWE मैच जिन्हें हर किसी को कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 101 ब्रेट हार्ट वर्सेस द 1-2-3 किड एट रॉ। 1994 में फ्री टेलीविजन पर एक लंबा WWE टाइटल मैच देख पाना कोई आम बात नहीं थी, खासकर दो बेबी फेस के बीच। ब्रेट हार्ट और द 1-2-3 किड के बीच 11 जुलाई 1994 के एपिसोड में दिखाया गया मैच WWE के इतिहास में टीवी पर दिखाए जाने वाले सबसे अच्छे मैचों में से एक था, जिसमें इन दोनों रेसलर्स ने एक आम सी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी दिखाई, जहां किड बहादुरी से जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हिटमैन को हराकर बड़ा उलटफेर करना चाहते थे। कदकाठी, अनुभव और तकनीक में कोई बराबरी न होने के बावजूद भी ये खेल शानदार था। दर्शक भी इसमें पूरी तरह खो गए थे और अंत तक आपको लगने लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये किड का दिन नहीं था, लेकिन इस मैच को हारने से भी उन्हें इतना फायदा हुआ जितना कि शायद 10 से 20 मैच जीतने पर भी ना होता। शायद रॉ के इतिहास में ये पहला मैच था जो कि सही मायनों में शानदार था और आज भी ऐसा ही माना जाता है। यहाँ तक कि आज 30 साल बाद भी इसका जलवा कायम है। नंबर 100 ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना एट एक्सट्रीम रूल्स 2012। ब्रॉक लेसनर का 8 साल में पहला WWE मैच कुछ ऐसा था जो फैंस ने पहले कभी नहीं देखा था। द नेक्स्ट बिग थिंग हाल ही में UFC में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस देकर आए थे और अपने साथ असल दिखने वाली रेसलिंग लेकर आए थे, जिसने WWE के सबसे चहीते पोस्टर बॉय जॉन सीना को हिलाकर रख दिया था। 2012 के पेपर व्यू में हुआ ये एक्सट्रीम रूल्स मैच दिल दहला देने वाला था, जिसमें ब्रॉक ने सीना की बुरी तरह से लेकिन देखने में मजेदार तरीकों से धज्जियां उड़ाकर रख दी। आप जानते हैं, जब आपसे कोई कार एक्सीडेंट के बारे में बात करता है जो कि आपके सामने हुआ है और भले ही आप इसको देखना नहीं चाहते पर आप खुद को इसे देखने से रोक भी नहीं पाते, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ हुआ। इसके बाद से ही फैंस के बीच आखिरी नतीजे को लेकर काफी बहस होती है, लेकिन अगर आप मैच में बिना किसी जानकारी के जा रहे हैं तो ये पक्का है कि आप इसके एक्शन को देखकर सब कुछ भूलकर इसमें खो जाएंगे। साथ ही ऐसा रोज रोज नहीं होता है कि दो इतने बड़े स्टार इस हद तक गुस्से में पागल हो जाएं, जितना कि ये दोनों इस खास मौके पर हो गए थे। नंबर 99 DX और द रेडिकल्स वर्सेस द रॉक, कैक्टस जैक, टू कूल और रिकिशी एट रॉ। प्रोफेशनल रेसलिंग में दर्शक किसी भी मैच का माहौल बदल सकते हैं। अच्छे दर्शक एक ठीक ठाक मैच को बढ़िया को शानदार और शानदार मैच को एकदम परफेक्ट मैच जैसा महसूस करा सकते हैं। WWE के इतिहास में ऐसे दर्शक बहुत कम ही मौकों पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि रॉ के 7th एडिशन में 7 फरवरी 2000 को डैलास में देखने को मिले। रियूनियन एरिना में उस रात मौजूद लोगों ने शो के मेन इवेंट को उससे भी बेहतर बना दिया जितना कि वो असल में था, और वैसे तो ये था भी बहुत अच्छा। WWE ने उस समय पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी और मैच में हर कोई या तो पूरी तरह से पस्त हो चुका था या पस्त होने ही वाला था। दर्शक हर चीज में जोश भर रहे थे और मैच अपने आप में वाकई मजेदार रहा और मैच के बाद हुई खतरनाक मार धाड़ ने इस पर 4 चांद लगा दिए, जिसकी वजह से इस मैच को आखिर तक देखने का मजा ही कुछ और है। नंबर 98 द अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स एट रेसलमेनिया 25। रेसलमेनिया के इतिहास के दो सबसे बड़े चेहरे आखिरकार 2009 में एक दूसरे के सामने आए और तुरंत ही एक क्लासिक तैयार हो गया, जिसे न सिर्फ रेसलमेनिया के इतिहास में बल्कि WWE के इतिहास में भी सबसे अच्छे मैचों में से एक माना जाता है। तब तक द डेड मैन और हार्ट ब्रेक किड
ऐसे दिग्गज थे जो दर्शकों में भावनाओं को उकसाना जानते थे, इसलिए उन्हें सबसे बड़े स्टेज पर अपना जादू चलाने के लिए 30 मिनट का समय देना इस बात की गारंटी होती कि वो कुछ तो बहुत ही ज्यादा शानदार करके दिखाएंगे। दो जाने माने चेहरे साल के सबसे बड़े शो में अपनी पूरी जान लगाते हैं, जिसमें बहुत कुछ दांव पे लगा है। लगातार चली आ रही जीत भी, तो कोई कैसे इसे पसंद नहीं करेगा। कोई भी टाइटल दांव पे नहीं था। दांव पे थी अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक। माइकल्स और टेकर ने बड़ी ही शानदार ढंग से दर्शकों की उम्मीदों का फायदा उठाया और एक ऐसा मौका भी आया जो कि प्लान में नहीं था, जहां फिनम टॉप रोप के ऊपर से कूदे और सीधा सर के बल गिरे, जिससे सच में माहौल में कुछ समय के लिए टेंशन पैदा हो गई। WWE की इकलौती गलती ये थी कि ये मैच शो का आखिरी मैच नहीं था, क्योंकि शायद कोई भी वर्ल्ड टाइटल मैच इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। नंबर 97, शेन मैकमैन वर्सेस मिस्टर मैकमैन एट रेसलमेनिया 17। रेसलमेनिया में स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, धूमधाम और तमाशा उतना ही जरूरी है जितना कि खुद रेसलिंग, और मैकमैन परिवार से ज्यादा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को और कौन समझता होगा। रेसलमेनिया X7 में उनके पागलपन ने शानदार प्रदर्शन किया जब पिता विंस ने बेटे शेन से स्ट्रीट फाइट में मुकाबला किया, जिसमें कई सारे बाकी लोग भी थे, जैसे कि स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पर मैक फॉली और ट्रिश स्ट्रेटस और स्टेफनी मैकमैन के बीच मैच के दौरान हुई एक कैट फाइट भी शामिल थी, जहां ट्रिश ने जेनेटिक जैक हैमर से अपना बदला लिया। बदला लेने की बात करें तो अगर किसी के कुर्सी से खड़े हो जाने भर से 67,000 लोग पागल हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपने जरूर कुछ सही किया है। ऐसे कुछ और भी मैच रहे हैं जो या तो मैकमैन वर्सेस मैकमैन मैच थे या जिनमें लड़ाई में मैकमैन शामिल थे, लेकिन इस मैच की बात ही कुछ और थी, क्योंकि सब कुछ जैसे सही समय पर हो रहा था। ये देखने में तो साफ सुथरा नहीं था और ऐसा होने की कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें वो सब कुछ था जो होना चाहिए था। और अगर आपको विंस मैकमैन के चेहरे पर कूड़ेदान मारे जाने को देखकर भी मजा नहीं आया, तो पक्का आप में कुछ गड़बड़ है। नंबर 96, द हार्डी बॉयज वर्सेस द डडली बॉयज वर्सेस एज और क्रिश्चियन एट समरस्लैम 2000। खेल को बदलने के लिए इन तीन टीमों के आने से पहले टैग टीम रेसलिंग की कोई खास पूछ नहीं थी, कम से कम WWE के अधिकारियों और बाकी लोगों के मामले में तो ऐसा ही था। और फिर एज और क्रिश्चियन, हार्डीज और डडलीस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शानदार स्टंट शो जिसने सचमुच आगे चलकर एक खतरनाक मिसाल कायम की। ये 6 लोग शो को हिट करने के लिए वहाँ वो हर चीज कर रहे थे जो ये कर सकते थे। वो इससे पहले रेसलमेनिया 2000 में ट्रायंगल लैडर मैच में अपना जादू चला चुके थे, लेकिन उन्होंने इसमें टेबल और कुर्सियों को जोड़कर इसको एक कदम और आगे पहुंचा दिया। यहाँ तक कि 2 दशक में रेसलिंग बिजनेस में इतना कुछ देखने के बाद भी जब इस मैच को देखा जाता है तो इसकी क्रिएटिविटी और खतरे को देखकर आपकी सांसें अटक जाती हैं। यहाँ तक कि जो रेसलिंग के फैंस नहीं हैं, उनके लिए भी ये मुश्किल होगा कि ये सब देखकर वो बिना हैरान हुए रह पाएं, वो भी बिना किसी सेकेंड टेक और ऊंचाई से गिरने पर बचाने के लिए कोई हॉलीवुड क्रैश पैड के बिना। नंबर 95, स्टीव ऑस्टिन वर्सेस ड्यूड लव एट ओवर द एज 1998। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ऊपर उठना और उसके बाद रेसलिंग की दुनिया पर उनका राज देखने लायक था, जब टेक्सास रैटलस्नेक ने रेसलमेनिया 14 के मेन इवेंट में अपना पहला WWE टाइटल जीतकर इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उनकी पहली बड़ी लड़ाई मैक फॉली के दूसरे अवतार ड्यूड लव के साथ हुई। भले ही इसके पीछे का कारण काफी हद तक मिस्टर मैकमैन के साथ उनकी लड़ाई ही थी। ऑस्टिन और लव पे पर व्यू के मेन इवेंट का हिस्सा थे, जिसके चलते हमें 1 महीने पहले उनके मैच से कहीं ज्यादा शानदार मैच देखने को मिले। जो चीज इसे अलग बनाती है वो ना सिर्फ एक लेवल ऊपर का एक्शन है, बल्कि वो थी फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होना। स्टूजेस जेराल्ड ब्रिस्को और पैट पैटरसन को गेस्ट टाइम कीपर और गेस्ट रिंग अनाउंसर के तौर पे होना, साथ ही अंडरटेकर का गेस्ट रिंग साइड एनफोर्सर के तौर पर होना। ये सच में काफी मजेदार था, जहां हर कोई अपना किरदार काफी शानदार ढंग से निभा रहा था। ये एटीट्यूड एरा के सबसे शानदार पलों में से एक है। नंबर 94, कर्ट एंगल और क्रिस बेनवा वर्सेस एज और रे मिस्टीरियो एट नो मर्सी 2002। 2002 में WWE ने अपनी ही कंपनी के अंदर कंपटीशन पैदा करने के लिए अपने ब्रांड स्प्लिट को पेश किया। शुरू में इस लिस्ट के अच्छे नतीजों में से एक स्मैकडाउन 6 का बनना, जिसने ब्लू ब्रांड को उन फैंस के लिए एक बड़ा शो बनने में मदद की जो बेहतर रेसलिंग में देखना चाहते थे। नो मर्सी में 6 में से 4 खिलाड़ी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे, जहां वो पहले स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव टैग टीम चैंपियन बनने के लिए टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ रहे थे। जवान और जोश से भरे रेसलर्स के बीच एक बड़े स्टार के तौर पे जगह बनाने की होड़ लगी थी, जिसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इतने जोशो खरोश के साथ खेले कि ये मैच उस साल का बेस्ट WWE मैच बन गया, कम से कम जहां तक रेसलिंग की बात की जाए।
जो चीज इसे इतना मजेदार बनाती है वो है अलग अलग तरह के स्टाइल की रेसलिंग का एक साथ होना, जिसमें रे का ल्यूचा ऑफेंस, एंगल और बेनवा के खतरनाक और ताकतवर रेसलिंग स्टाइल से पूरा उलट था। साथ ही इसमें एज का एक खतरनाक बेबी फेस के तौर पे खेल शानदार था। ये WWE के पूरे इतिहास में सबसे बेहतरीन मैचों में से एक रहा, जिसमें सभी खिलाड़ियों की असली ताकत का शानदार नजारा देखने को मिला। नंबर 93, पॉल ऑर्ंडोर्फ वर्सेस हल्क होगन एट बिग इवेंट। यकीनन रेसलिंग जितनी आसान रहती है उतनी ही अच्छी रहती है। अच्छा, बुरा, काला, सफेद, हीरो, विलन। 1980 के दशक में ग्रे के बहुत सारे शेड नहीं होते थे। जब हल्कमेनिया के रेड एंड येलो ने इस पर राज किया और विंस मैकमैन की निगरानी में हल्क होगन ने इस बिजनेस को एक पॉप कल्चर में बदल दिया। सभी अच्छे हीरो की तरह हल्कस्टर को भी अपने खिलाफ किसी दमदार विरोधी की या कई सारे विरोधियों की जरूरत थी, जो उन्हें पॉल ऑर्ंडोर्फ के तौर पर मिला। ये पहले होगन की ही टीम में खेलते थे, लेकिन फिर उनकी कामयाबी से जलने लगे और उनके खिलाफ हो गए। हल्क और मिस्टर वंडरफुल जब भी किसी बड़े इवेंट में एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो वो एक बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बन जाते थे। बिग इवेंट में उनका मैच, जो एक नॉन पेपर व्यू शो था और जिसने टोरंटो के एग्जीबिशन स्टेडियम में 60,000 से ज्यादा फैंस को इकट्ठा कर दिया था, जो कि उनकी लड़ाई में सबसे खास मैच था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया और उसी फॉर्मूले से चलते रहे जिसके लिए वो जाने जाते थे, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर दर्शकों का साथ मिला और रिंग के किनारे खड़े बॉबी द ब्रेन हीनन के ड्रामे के मसाले की वजह से देश भर में कई महीनों तक बिकता रहा। नंबर 92, बियांका बेलियर वर्सेस साशा बैंक्स एट रेसलमेनिया 37। रेसलमेनिया के मेन इवेंट में महिला रेसलर्स को पहली बार 2019 में मौका मिला, जहां बेकी लिंच, रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर विनर टेक्स ऑल ट्रिपल थ्रेट मैच में आमने सामने आई और दोनों रॉ और स्मैकडाउन विमेंस के टाइटल दांव पर लगे। अगर ये मैच इस लिस्ट में शामिल ना किया जाता तो भी इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ऐतिहासिक और देखने लायक था। लेकिन इसके 2 साल बाद हुए साशा बैंक्स और बियांका बेलियर के बीच हुए भयंकर मैच की बात ही कुछ और है। पहले दिन के खत्म होने से पहले द बॉस और EST ऑफ WWE के बीच पहला सिंगल्स विमेंस रेसलमेनिया मेन इवेंट हुआ था, जो इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि ये पहली बार था जब किसी अफ्रीकी अमेरिकी महिला को ऐसा मौका मिला था। इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैली महामारी के कारण 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि रेसलमेनिया 37 में WWE ने पेइंग ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया था। आप दोनों रेसलर्स के चेहरों को पढ़कर बता सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो वहां मौजूद सारे लोगों के होश उड़ाने वाले हैं, वो भी खतरनाक ढंग से। और फिर क्या था, उन्होंने कमाल कर दिखाया। नंबर 91, द शील्ड वर्सेस कोडी रोड्स और गोल्डस्ट एट बैटलग्राउंड 2013। प्रोफेशनल रेसलिंग असल में भावनाओं का खेल है और ये उसी पर चलता है। ये ऐसे मैच होते हैं जो हमें बाकी सभी चीजों से ऊपर कुछ महसूस कराते हैं, हमें अपनी कहानियों से जोड़कर रखते हैं और उस पर शानदार कहानियां और शर्तें भी होती हैं जो इसे और मजेदार बना देती हैं। ऑस्टिन और मैकमैन की मदद से कंपनी के शेयर बाजार तक पहुंचने के बाद एवरीमैन वर्सेस अथॉरिटी का एंगल बना देना प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में शानदार शो करने का एक बहुत आसान तरीका बन गया था। इसका इस्तेमाल अक्सर ही किया जाता है और इसके रिजल्ट्स भी काफी मिले जुले होते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल 2013 में तब हुआ जब रोड्स फैमिली ने अथॉरिटी के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये सब बैटल ग्राउंड पर जाकर रुका, जहां कोडी और गोल्डस्ट ने द शील्ड, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का सामना किया और उनके डैडी डस्टी का काम दांव पर लग गया। इस गेम में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बहुत शानदार हो, लेकिन सभी ने शानदार तरह से परफॉर्म किया और दर्शकों को भी रोड्स बॉयज का ये ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आया और इन्हीं वजहों से ये मैच हाल फिलहाल एक मैचों में सबसे अच्छे पलों के लिए यादगार बन गया। नंबर 90, ट्रिपल एच वर्सेस कैक्टस जैक एट रॉयल रंबल 2000। अब हम फोली के 3 चेहरों में से दूसरे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कैक्टस जैक को ट्रिपल एच के साथ सेंट मिक की लड़ाई को खत्म करने के लिए वापस लाया गया। द गेम ने खुद के दम पर इस बिजनेस के शानदार लोगों के बीच अपनी जगह बनाई, लेकिन एक मेन इवेंटर्स क्लब के मेंबर के तौर पर उनके हिस्से में एक बेहतरीन क्लासिक मैच आना अभी बाकी था। लेकिन 2000 के रॉयल रंबल में उनके WWE टाइटल के लिए हुई स्ट्रीट फाइट में कैक्टस के खिलाफ खेलने के साथ ही सब बदल गया। कमजोर करने वाली चोटों की एक लंबी लिस्ट के कारण पिछले कुछ महीनों में उनके खेल में लगातार गिरावट आने के बाद फोली ने खुद को फिर से साबित करने की जरूरत महसूस की। उन्होंने और हंटर ने उस रात मैडिसन स्क्वायर गार्डन के दर्शकों को दीवाना बना दिया और उसको जोश से भर दिया, जहां इस मैच में
फोली का भी काफी नाम हुआ, वहीं ट्रिपल एच ने खुद को एक खतरनाक रेसलर के तौर पे दिखाया और इस मैच ने सेरेब्रल असासिन के लिए एक शानदार साल की शुरुआत की। ये मैच खून खराबे से भरा हुआ था, जिसमें मैच के अंत के दौरान फोली थंबटैक्स के ढेर पर मुंह के बल गिरे, लेकिन उन्होंने मैच में कहीं भी ये बिना वजह नहीं किया। मैच के दौरान हुई लड़ाई और खून खराबा इसकी स्टोरी लाइन और दांव पे लगी चीजों के साथ मेल खा रही थी। नंबर 89 एड्रियन एडोनिस और डिक मर्डॉक वर्सेस द ब्रिस्को ब्रदर्स एट MSG, एक दिग्गज टैग टीम जिसे वास्तव में आजकल उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। वो है एड्रियन एडोनिस और डिक मर्डॉक की टीम। ये नॉर्थ साउथ कनेक्शन पहले टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं और जापान और WWE दोनों में कई यादगार मुकाबलों में शामिल रहे हैं, जिसमें 1984 के आखिरी दिनों में जैक और जेरी ब्रिस्को के खिलाफ खेला गया ये मैच भी शामिल है। ये कहानी दो बिल्कुल अलग टैग टीम्स की है। ब्रिस्को ब्रदर्स तकनीकी रूप से मजबूत, नियमों को मानने वाले अच्छे लोग थे, जबकि चैम्प्स नियम तोड़ने वाले, तबाही मचाने वाले गुंडे थे। टीमों ने लगभग आधे घंटे में शानदार ढंग से लड़ाई की, जिसके लिए धैर्य की जरूरत थी, लेकिन ये इसी के लायक था। खास तौर पर डर्टी डिक यहाँ एक अलग ही लेवल पर थे और उनके चेहरे के हाव भाव में जंगलीपन और चालाकियां साफ दिख रही थी और उन्होंने और एडोरेबल एड्रियन ने कम दिखाए जा रहे पुराने NWA स्टैंड आउट्स के खिलाफ एक शानदार प्रदर्शन किया। इसमें शानदार रेसलिंग, तोड़फोड़, कैरेक्टर वर्क और रफ्तार देखने को मिली, जो इस मैच को किसी भी दूसरे टैग मैच से अलग बना देता है। MSG के दर्शकों ने चारों रेसलर्स के लिए अपनी खुशी दिखाई और उन्हें ये महसूस हुआ कि वो कुछ खास देख रहे थे, भले ही डबल काउंट आउट का अंत थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक रहा हो। नंबर 88 ब्रेट हार्ट वर्सेस मिस्टर परफेक्ट एट समरस्लैम 1991। जब आप अपनी आंखों के सामने किसी को एक स्टार बनते हुए देखते हैं तो ये दिल को छू लेने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेट हार्ट अभी तक एक स्टार नहीं थे, लेकिन वो खुद को एक सिंगल्स परफॉर्मर के तौर पर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। जिम नाइटहार्ट के साथ हार्ट फाउंडेशन के तौर पे कई साल तक सफल रहने के बाद समरस्लैम 1991 में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए कर्ट मिस्टर परफेक्ट हेनिक के खिलाफ उन्हें खड़ा किया गया। द एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ने खुद को वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एरिना में साबित किया और एक टेक्स्ट बुक रेसलिंग मैच में अपने पहले बड़े सिंगल्स टाइटल को जीता। न सिर्फ हेनिक ने अपना स्वार्थ भूलकर हिटमैन को अपने परफेक्ट प्लेक्स फिनिशर से किकआउट करने दिया, बल्कि कर्ट उस दिन रिंग में आए। ये अपने आप में ही किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि कर्ट की पीठ में समस्या थी और इसके तुरंत बाद उन्हें इससे उभरने के लिए 15 महीने रिंग से दूर रहना पड़ा। ये ब्रेट की उन्हें स्टार बनाने वाली परफॉर्मेंस थी, जो अगले साल के दौरान और बड़ी जीत हासिल करने के लिए उन्हें और ताकतवर बनाती चली गई। नंबर 87 सार्जेंट स्लॉटर वर्सेस द आयरन शेक एट MSG। WWE के नए फैंस के लिए सार्जेंट स्लॉटर और द आयरन शेक दो ऐसे लोग हैं जिन पर सिर्फ हंसा जा सकता है। पुराने जमाने में अजीबोगरीब और कार्टून जैसी हरकतें करने वाले ये लोग, जिनको इतने सालों बाद भी नौटंकी करने वालों की तरह देखा जाता है। ठीक है, मैं आपको अभी बता दूं कि आंखें धोखा दे सकती हैं और 16 जून को MSG में इन दोनों के बीच हुए ब्लडी बूट कैंप मैच में कुछ भी बेवकूफी भरा और कार्टून जैसा नहीं था। ये एक जंग थी। ये रेसलिंग मैच से कहीं ज्यादा था। ये खून खराबे से भरी, जंगली और जानलेवा लड़ाई थी। सार्जेंट और शेक की जानी मानी आपसी लड़ाई को बहुत शानदार ढंग से शुरू किया, जिसमें एक कट्टर अमेरिकी देशभक्त वर्सेस बुरे विदेशी खतरे की कहानी थी और ये हमेशा काम करती है। जो कोई भी शेकी बेबी को बस एक ट्विटर पर जोक मारने वाला समझता है या सार्ज को भी बस बुढ़े इंसान के तौर पे देखता है जो रूसेफ और जैक स्वैगर जैसे लोगों से पिटने के लिए बाहर आता है, उनको खुद को ये सिखाना चाहिए कि अपने सबसे अच्छे दौर में वो दोनों कितने ज्यादा शानदार रेसलर्स थे और ये मैच इसे सीखने की शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतर होगा। नंबर 86 रॉक वर्सेस मैनकाइंड एट रॉ। और अब हम फोली के 3 चेहरों में से तीसरे पर पहुंच गए हैं, जिसमें उन्होंने मैनकाइंड के तौर पे रॉ के 4 जनवरी 1999 के एपिसोड में अपना पहला WWE टाइटल जीता है। ये न केवल फोली के करियर में बल्कि WWE और WCW के बीच मंडे नाइट वॉर में भी एक खास दिन था। लाइव होने वाले नाइट्रो के उलट उस रात रॉ को पहले से शूट किया गया था, जिसमें एरिक बिशॉफ और उनकी कंपनी ने फोली के खास पलों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की और कमेंटेटर टोनी शिवोनी के जरिए नतीजों को खराब करवा दिया और ये तंज कसा कि उनके चैंपियन बनने से ज्यादातर फैंस नाराज होंगे, लेकिन आखिरकार जीत फोली और WWE की हुई। हालांकि सैकड़ों हजारों लोगों ने चैंपियन को बदलता देखने के लिए चैनल खोल लिया और ये कितना शानदार पल था। इस मैच के बारे में लिखने के लिए कुछ भी खास नहीं था, लेकिन लोग इसे प्यार से याद करते हैं क्योंकि फोली को वो जीत मिली जिसके वो हकदार थे। कॉर्पोरेशन और DX के बीच में लड़ाई हुई और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की एंट्री पर दर्शकों का दुनिया हिला देने वाला शानदार शोर देखने को मिला। नंबर 85 द अल्टीमेट वॉरियर वर्सेस रैंडी सैवेज
एट रेसलमेनिया 7। प्रोफेशनल रेसलिंग और खास तौर पे WWE की तरफ जो चीजें लोगों को खींचती हैं, उनमें से एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं जो इसके रोस्टर में भरे पड़े होते हैं। और क्या कोई भी लार्जर देन लाइफ होने के मामले में अल्टीमेट वॉरियर और रैंडी सैवेज से बड़ा हो सकता है? मेरा मतलब है, इतने सारे रंग वाले कोट कहां से लेकर आए मैकमैन? जिम हेल्विक को अपने रिंग में अपनी परफॉर्मेंस के लिए कोई खास पहचान नहीं मिली और शायद ही कभी उन्होंने ऐसा कोई मैच खेला हो जिसे आप एक शानदार मैच कहेंगे। लेकिन मेटिकुलस माचो मैन हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखते थे और बहुत ध्यान से अपने सबसे बड़े मैचों का प्लान बनाते थे, और यही उन्हें शायद उनके सबसे शानदार इन रिंग शो तक ले गया। रेसलमेनिया 7 में वॉरियर और सैवेज का सामना एक दूसरे से एक रिटायरमेंट मैच में हुआ, जिसमें रैंडी आगे चल रहे थे और देखने वालों को गजब का महसूस करवा रहे थे, और वॉरियर जरूरत से कहीं ज्यादा लंबे समय तक टिके और लंबा मैच खेला। ये एक जीता जागता उदाहरण था कि ऐसा क्या है जो WWE सबसे शानदार ढंग से करता है, जहां बेहतरीन और टैलेंट से भरे हुए रेसलर्स WWE के सबसे जाने माने इवेंट में एक क्लासिक मैच खेलते हैं। मैच के बाद क्वीन शेरी और मिस एलिजाबेथ के साथ पूरी एक्टिंग ने इसमें 4 चांद और लगा दिए। नंबर 84, एक्सट्रीम रूल्स 2014 एट VLC। ये जो हम दिखाने जा रहे हैं, इसे आमतौर पर रेसलिंग में काफी बड़ा आकर्षण माना जाता है। VLC पहले TLC था, लेकिन सिर्फ छोटे कद के लोगों के लिए, खासतौर पे हॉर्न्सवॉगल और एल टोरिटो के लिए। एक्सट्रीम रूल्स 2014 के प्री शो में दिखाए जाने के बावजूद WWE ने इस एकदम अलग से मैच को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसमें छोटे कद के रिंग अनाउंसर, रेफरी और कमेंटेटर VBL, माइक्रो कोल और जेरी स्मॉलर बुलाए गए। साथ ही उन्हें काफी सारे छोटे हथियार भी दिए गए थे। वैसे तो इसे मजाक के लिए खेला गया था, लेकिन मैच में इन दोनों खिलाड़ियों के साथ साथ रिंग साइड पर लॉर्ड मेटाडोस और 3MB ने जान फूंक दी और मैच को मजेदार बनाने के लिए बहुत सारे जोखिम उठाए, और क्राउड को इसमें मजा आ रहा था, जो हाथापाई और बाकी सभी सही जगहों पर भी माहौल बनाने में पूरा साथ दे रही थी। पुराने दिनों में मिडेट मैच का दर्जा WWE में सिर्फ मजे के लिए होता था, लेकिन हॉर्न्सवॉगल और एल टोरिटो खुद को मिले इस मुश्किल मौके को पाकर सिर्फ मजे से कहीं आगे निकल गए। शुक्र है कि अब इसे मिडेट मैच नहीं कहा जाता, और सच कहूँ तो मैंने भी इसके जैसा कुछ नहीं देखा है। नंबर 83, लीटा वर्सेस ट्रिश स्ट्रेटस एट रॉ। विमेंस रेवोल्यूशन के WWE के तौर तरीकों को बदलने के एक दशक से भी पहले, खास तौर पर अगर कंपनी में महिला खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मौकों की बात की जाए, तो इस सब को बदलने में 2 हॉल ऑफ फेमर्स अपनी पूरी जी जान से लगी हुई थी। लीटा और ट्रिश, जैस, विक्टोरिया और मॉली हॉली जैसे लोगों के साथ एक ग्रुप का हिस्सा थी, जिन्होंने शुरुआत में महिलाओं को सिर्फ बिकनी प्रतियोगिता और ब्रा और पैंटी मैच से आगे बढ़कर फैंस को इस बारे में समझाने की कोशिश की थी। रॉ के एक एपिसोड में मेन इवेंट में मुश्किल से मिले एक मौके के बाद दोनों रेसलर्स ने खुद को मिले समय का सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और एक शानदार मैच खेला, जिससे आने वाले रेसलर्स को मोटिवेशन मिली, जिसमें शार्लेट फ्लेयर भी शामिल हैं, जो कि वहां फ्रंट रो में बैठ के ये मैच देख रही थी। खेल रोमांच से भरा था, जैसे कि लीटा कूदते समय अपनी गर्दन को फिर से लगभग तोड़ ही बैठी थी, और एक शानदार और रोमांचक अंत था, जिसमें खतरों से खेलने वाली लीटा ने अपनी टूटी हुई गर्दन की सर्जरी से वापस आने के 1 साल बाद टाइटल जीता। नंबर 82, डैनियल ब्रायन वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस बैटिस्टा एट रेसलमेनिया 30। अगर विंस मैकमैन अपने इरादे में कामयाब रहते तो रेसलमेनिया 30 के मेन इवेंट में हॉलीवुड हीरो डेव बैटिस्टा की वापसी होती और वो डेवलपमेंटल के समय के अपने साथी रैंडी ऑर्टन को हराकर WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पर कब्जा कर लेते। लेकिन WWE के फैंस ने उन सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। WWE का इवेंट पर इस मांग ने कब्जा कर लिया कि लोगों के चहेते डैनियल ब्रायन को उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यस मूवमेंट के सहारे डैनियल ब्रायन ने ट्रिपल एच पर एक शुरुआती मैच में जीत दर्ज करके रेसलमेनिया के मेन इवेंट मिक्स के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया। हालांकि उनके विरोधियों को देखते हुए ये मुश्किल ही लग रहा था, लेकिन ये दिन अमेरिकन ड्रैगन का था और उन्होंने सबको चौंका दिया। मैनेजमेंट के पसंदीदा रेसलर्स को हराते हुए टाइटल जीत लिया, वो भी पागल होते न्यू ऑरलिंस के सुपर डोम क्राउड के सामने। दिल को छू लेने वाला पल और एक सच में शानदार देखने लायक मैच। नंबर 81, ट्रिपल एच वर्सेस स्टीव ऑस्टिन एट नो वे आउट 2001। एक खतरनाक रेसलिंग राइवलरी का अंत भी खतरनाक होना चाहिए, मगर ये डर था कि ट्रिपल एच और स्टीव ऑस्टिन के बीच की लड़ाई का अंत कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि उनके सर्वाइवर सीरीज के बकवास मेन इवेंट का अंत स्टोन कोल्ड ने उम्मीद से ज्यादा आगे जाकर गाड़ी से हत्या की कोशिश की थी। खुशकिस्मती से दोनों दुश्मन कुछ महीनों बाद अपने बीच की लड़ाई को नो वे आउट में 3 स्टेज ऑफ हेल मैच के दौरान खत्म कर पाए। ये एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच था, जिसमें एक ट्विस्ट भी था। पहला स्टेज जहां एक आम मैच ही था, दूसरा एक स्ट्रीट फाइट मैच था और इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो आखिर में एक फैसला करने के लिए एक केज मैच था।
बायोनिक रेडनेक और सेरेब्रल असासिन ने तीनों स्टेज पर रोमांच से भर देने वाले 3 पिन फॉल और 40 मिनट के दौरान अपनी पूरी जान लगा दी। आपको इसे जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा मैच है जिसमें दो दुश्मनों के बीच की दुश्मनी को खुलकर दिखाया गया है, जहां दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे लग रहे थे। यह भी साफ था कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे वो कुछ चीजें साथ मिलकर कर रहे थे, जैसे कि क्राउड के रिएक्शन का जवाब देना और पहले से तय किए गए स्पॉट के हिसाब से काम न करते हुए उस फीलिंग के मुताबिक काम करना। एक शानदार मैच। नंबर 80 सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना एट मनी इन द बैंक 2011। दो पूरी तरह से अलग किरदारों की कहानी जॉन सीना और सीएम पंक के बीच की दुश्मनी अपने आप में एक पूरा एरा है, जहां आपको एक परफेक्ट ऑल अमेरिकन कंपनी का बनाया हुआ रेसलर और एक ब्रांड का चेहरा एक ऐसे आदमी के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई देगा जो एक अलग मिजाज वाला, सख्त, मुंहफट और गुस्से वाला है और जिसके इतनी ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता बहुत अलग रहा है। पाइप बम के साथ शुरू होने वाला पंक और सीना की लड़ाई का पहला बड़ा हिस्सा मनी इन द बैंक 2011 में हुआ। ये वाकई में उनकी कई शानदार कोशिशों में से सबसे बेहतर था, जिसमें तूफानी कहानी शो के कुछ घंटों बाद ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर पंक का WWE चैंपियन के तौर पर कंपनी छोड़ने का वादा, दोनों ही खिलाड़ियों का उस समय अपने खेल के ऊंचाई पर होना और शिकागो के दीवाने क्राउड का अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए पागल होना सब कुछ था। उस रात विंडी सिटी में मौजूद रेसलिंग के फैंस ने निश्चित रूप से मैच को और ज्यादा बेहतरीन बनाने में मदद की और पहले से ही एक क्लासिक मैच को ऑल टाइम बेस्ट मैच में बदल दिया। ये अभी भी पंक के लिए उनके WWE करियर का सबसे बड़ा मैच माना जाता है और सीना के शानदार टैलेंट का एक बड़ा नमूना भी माना जाता है। नंबर 79 अंडरटेकर वर्सेस कर्ट एंगल एट नो वे आउट 2006। मरकर जिंदा होने वाले MMA फाइटर को एक ओलंपिक गोल्ड मेडल रेसलर के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ WWE में देखा जा सकता है। दी अंडरटेकर और कर्ट एंगल के बीच लड़ाई तो पहले भी हुई है, जो कि काफी अच्छे मैच थे, लेकिन नो वे आउट 2006 में उनके वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मेन इवेंट की बात ही कुछ और थी। एक ऐसा मैच जो असल में एक महीने बाद रेसलमेनिया में दिखाए जाने के लायक था। इसमें द डेडमैन और दी ओलंपिक हीरो ने इस तरह से रेसलिंग की जिस तरह से टेकर ने पहले कभी नहीं की होगी। अपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स और ट्रेडिंग सबमिशंस का इस्तेमाल उस रेसलर के खिलाफ किया जिसे दूसरों को टैप आउट करवाने के लिए ही जाना जाता है। ये सब कुछ बड़ी मूव्स, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और उठापटक से काफी आगे की चीज थी, जैसे अनाउंस टेबल पर दिया गया खतरनाक एंगल स्लैम। इससे पहले अंडरटेकर फिर से जिंदा हो जाने का मजा उठा रहे थे, जिसका क्रेडिट रैंडी ऑर्टन के साथ हुए कुछ शानदार मुकाबलों को जाता है, लेकिन ये उनके स्टाइल में बदलाव की शुरुआत थी जिसने उनकी फॉर्म में एक शानदार बदलाव देखा। ये कर्ट के लिए भी उनका आखिरी क्लासिक मैच था और इसके 6 महीने बाद उन्होंने कंपनी को अलविदा कह दिया। नंबर 78 शॉन माइकल्स वर्सेस हल्क होगन एट समरस्लैम 2005। कई लोगों ने सोचा होगा कि ऐसे इंटरजेनरेशनल ड्रीम मैच जैसा कुछ कभी नहीं होगा, लेकिन शॉन माइकल्स और हल्क होगन आखिरकार समरस्लैम 2005 के मेन इवेंट में एक दूसरे के सामने आए। इसके रास्ते में ईगो, बैकस्टेज पॉलिटिक्स और बाकी कई समस्याएं शामिल थी, लेकिन वो मैच को रिंग में लाने में कामयाब रहे और इसका जो नतीजा सामने आया वो सच में हमारी सोच से कई गुना आगे था। ये इन दोनों में से किसी का भी अब तक का सबसे बेहतरीन मैच नहीं था, लेकिन शॉन की वन मैन शो वाली सोच और साफ तौर पे ये दिखना कि शॉन लगने वाली चोट को हद से ज्यादा दिखा रहे हैं, जिसे कुछ लोग उन्हें उनके बुढ़े हो चुके ओपोनेंट का मजाक बनाने के तौर पे देख रहे थे, ये सब देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव था। माना जाता है कि माइकल्स इस बात से नाराज थे कि 3 मैचों का प्लान जिसके रीमैच में वो जीत दर्ज करने वाले थे और उसके बाद आगे जाकर हल्कस्टर इस लड़ाई को जीतने वाले थे, वो वहीं खत्म हो गया क्योंकि होगन ने फैसला किया कि एक मैच का नतीजा ही आखिरी नतीजा होना चाहिए। हार्ट ब्रेक किड ने इस मैच के बाद एक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी दो इतने बड़े स्टार्स को स्क्वाड सर्कल में एक साथ देखना बहुत ही खास मौका है। नंबर 77 कर्ट एंगल और रोंडा राउजी वर्सेस ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन एट रेसलमेनिया 34। अपनी शुरुआत कर रही दूसरे खेल की एक मेगा स्टार, वापसी कर रहा एक लेजेंड जो अपनी पुरानी लड़ाई को फिर से जिंदा कर रहा है, और 2 खतरनाक विलेन जिन्हें उनकी सजा मिलने वाली है, वो भी ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में। कैसे कोई इससे प्यार ना करे। सच्चाई ये है कि रेसलमेनिया 34 के इस सबसे शानदार मैच से क्या उम्मीद रखना है ये समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि इसमें हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों में से एक ने इससे पहले कभी कोई प्रो मैच नहीं खेला था। उनका साथी पहले से ही काफी ज्यादा चोट खा चुका था और पिछले कुछ सालों में उन्होंने सिर्फ थोड़ी बहुत ही रेसलिंग की थी। वहीं उनके ओपोनेंट्स पार्ट टाइम इन रिंग परफॉर्मर्स थे और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जिनसे बिजनेस को नुकसान पहुंचा। हालांकि उस रात में सभी डर खत्म हो गए जब एक ऐसा मैच हुआ जो कि पूरी तरह परफेक्ट था। उसमें शामिल हर कोई अपनी पूरी जान लगा रहा था, जिससे राउजी को मिला एक शानदार डेब्यू,
हॉल ऑफ फेम में शामिल एक लेजेंड को मेनिया में मिली एक बेहतरीन वापसी और लंबे समय से चली आ रही कहानी का सुकून भरा अंत। राउडी रोंडा का डेब्यू ऐसा था जिससे उनके स्टार बनने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन उनके साथ मौजूद बाकी 3 लोगों को भी इसे अच्छी तरह से करने में उनकी मदद करने के लिए पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। नंबर 76, द मनी इन द बैंक लैडर मैच एट रेसलमेनिया 21। ये देखते हुए कि इस तरह के मैच और इनमें होने वाला कैश बाद में कितनी आम बात हो गई, ये सोचना कितना अजीब लगता है कि इसे कभी शुरुआत में मनी इन द बैंक लैडर मैच सिर्फ एक तुक्का था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि केन और इसके सबसे पहले विनर एज जैसे कुछ खिलाड़ी इसमें शामिल तक नहीं होना चाहते थे। रेसलमेनिया 21 में हुए 6-वे लैडर मैच में शामिल होने को लेकर परेशान होने वाले किसी भी रेसलर को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आखिर में जो नतीजा निकल कर आया वो शानदार था। दिल जीतने वाले बम्प और स्टंट थे, लेकिन इसके साथ और भी कई कहानियां जुड़ी थीं, जैसे कि क्रिस बेनवा हाथ की चोट से जूझते हुए जीत के काफी करीब पहुंच गए और बिग रेड मशीन को हराने के लिए सब एक हो गए, और शेल्टन बेंजामिन के चौंका देने वाले स्टंट्स जिसने असल में इस मौके का फायदा उठाया और रेसलमेनिया में अपने लिए कुछ यादगार पल बना लिए। तब से बहुत सारे शानदार मनी इन द बैंक मैच हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस मैच के जैसा महसूस नहीं करवा सका। नंबर 75, एडी गुरेरो वर्सेस जेबीएल एट जजमेंट डे 2004। रेसलमेनिया 20 के बाद स्मैकडाउन ब्रांड में बड़े हील्स की कमी हो गई थी, जिनके साथ बेबी फेस WWE चैंपियन एडी गुरेरो काम कर सकें। इसलिए WWE ने मिड कार्ड टैग टीम ऑफ ब्रैडशॉ को रीपैकेज किया और JBL बना दिया। जजमेंट डे पर उनका टाइटल शोडाउन लैटिनो हिट के लिए काफी मुश्किल था और उनके विरोधी के लिए करो या मरो वाले हालात थे। उस मैच को जीतने और जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड हराने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो करते हुए गुरेरो ने गलती से प्रतियोगिता के बीच में खुद को चोट पहुंचा लिया और इसे महज एक ठीक ठाक मैच से एक खून खराबे से भरे शानदार मैच में बदल दिया। ये सच में 2 अलग मैच की कहानी है, जिसमें एडी के सर पे खतरनाक कट लगने के तुरंत बाद सब कुछ रोंगटे खड़े करने वाला हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से उनका खून बहा उससे खतरे का एहसास और ज्यादा बढ़ गया था। JBL की इस बात की तारीफ करनी होगी कि वो आगे आए और ऐसा दिखाया जैसे वो अपने पहले मेन इवेंट के पूरे हकदार थे। खून बहने की वजह से ये कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं तो जजमेंट डे 2004 में एडी वर्सेस JBL पक्के तौर पे आपके देखने लायक हैं। नंबर 74, साशा बैंक्स वर्सेस बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एट रेसलमेनिया 32। WWE में फीमेल रेसलर्स का नया दौर शुरू होने के इशारे मिलने तब से ही शुरू हो गए थे जब WWE ने रेसलमेनिया 32 में इसकी ऑफिशियल शुरुआत की तरफ इशारा कर दिया था। उस दिन कंपनी ने अपने डिवास टाइटल को हटा दिया और विमेंस चैंपियनशिप वापस ले आए और उनकी 3 सबसे शानदार खिलाड़ी, फिर चाहे मेल या फीमेल किसी की भी बात हो, साशा बैंक्स, बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर जो कि NXT से निकल कर आई थीं, वो इस टाइटल के लिए लड़ने वाली थीं। रेसलमेनिया 32 पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इस ट्रिपल थ्रेट मैच ने बता दिया कि खेल में 3 नए स्टार्स आ चुके हैं और आपको उन शानदार चीजों की एक झलक भी दे दी जो वो और उनके साथ साथ बेली, एलेक्सा ब्लिस, द बेलास और बाकी लोग आने वाले सालों में करने वाले हैं। हैरानी की बात यह है कि ये इन तीनों फीमेल रेसलर्स के लिए रेसलमेनिया में डेब्यू था और वो तीनों ही अगले 5 साल के अंदर अंदर इस शो के मेन इवेंट का हिस्सा बनने वाली थी। नंबर 73, ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रॉक एट समरस्लैम 2002। WWE में अपनी आंखों के सामने किसी बड़े सुपरस्टार को अपनी गद्दी किसी और को देते हुए देखना काफी मुश्किल से देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है और जब ऐसा होता है तो ये आमतौर पर एक ऐसा बड़ा पल होता है जिसे एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है, जो आने वाले कई सालों के लिए बिजनेस को पूरी तरह से बदल देगा। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल में से एक है समरस्लैम 2002, जहां ब्रॉक लेसनर ने WWE टाइटल के लिए रॉक को हराया। द ग्रेट वन ने एक पैर पहले से ही हॉलीवुड में जमाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये साफ था कि अब वो रेसलिंग से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। वहीं द नेक्स्ट बिग थिंग ने WWE में अपनी शुरुआत ही की थी और सदियों में कोई एक ऐसा खूंखार रेसलर आता है जो टीवी पर आने के 5 महीनों के अंदर ही WWE में पूरी तरह छा जाए। उन दोनों का बनावट खिलाड़ियों वाली होने के कारण उनकी शानदार ताकत और फुर्ती साफ दिखाई देती थी। इस मैच से लेसनर के दौर का आगाज हुआ, जहां पता चल गया कि वो कई आम ढीले ढाले मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक तेज तर्रार और नए दौर के चैंपियन हैं। ये सही मायनों में ब्रॉक का पहला शानदार मैच था और इसका ज्यादातर क्रेडिट स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में सबसे बेहतरीन इंसान को जाना चाहिए, जो सही तरीके से बिजनेस करने के लिए इस सबसे आगे निकल गए। नंबर 72, टाइगर मास्क वर्सेस द डायनामाइट किड एट MSG। जापानी रेसलिंग के इतिहास में सबसे लाजवाब मैचों में से एक WWE में सिर्फ एक दिन के लिए दिखा, जो कि 30 अगस्त 1982 की रात को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में खेला गया था। द डायनामाइट किड
और द ओरिजिनल टाइगर मास्क सटोरू सायामा लैंड ऑफ द राइजिंग सन में अपनी लड़ाई के साथ रेसलिंग के तौर तरीकों को बदल रहे थे और विंस मैकमैन का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पिता विंस सीनियर से WWE को खरीद लिया था। डायनामाइट और सायामा दोनों ही अपना MSG डेब्यू कर रहे थे और रेसलिंग के उस नए अंदाज से क्राउड को हैरान कर रहे थे, क्योंकि उस क्राउड ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ईमानदारी से कहा जाए तो ये न्यू जापान में उनके मैचों की टक्कर का नहीं था, लेकिन न्यूयॉर्क में फैंस को ये कलाबाजी और खेल की तेजी देखकर पागल होते देखना एक अलग ही एहसास देता है। सच में ये भविष्य में देखने जैसा लग रहा होगा। असल बात यह है कि 40 साल बाद भी बहुत से लोग उनके स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं और ये अभी भी देखने में शानदार लगता है। नंबर 71 शॉन माइकल्स वर्सेस रेजर रेमन एट रेसलमेनिया 10। WWE के इतिहास का पहला टीवी पर दिखाया जाने वाला लैडर मैच जो कि शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट के बीच हुआ था और इसे पहले स्मैकएम और वैकएम VHS में शामिल किया गया था। हार्टब्रेक किड और बैड गाय के बीच इस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच ने बता दिया कि कंपनी के नए स्टार्स क्या क्या कर सकते हैं। मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर 10वें रेसलमेनिया में होने वाले इस मैच के लिए सारे मसाले मौजूद थे। लैडर मैच के बारे में जानकारी ना होना एक अच्छी खबर भी थी और बुरी भी, क्योंकि जहां एक तरफ ऑडियंस को ना कोई अंदाजा था और ना ही कोई उम्मीद थी कि ये कैसा दिखेगा, वहीं लैडर के साथ काम करने में अनुभव की कमी ने शॉन और रेजर के लिए मैच को मुश्किल बना दिया। और क्योंकि वो उस मैच का हिस्सा थे, इसलिए HBK ने सब कुछ भूलकर अपनी पूरी जान लगा दी और यहाँ वहाँ ऐसे कूद और गिर रहे थे जैसे उन पर कोई भूत सवार हो। इस सब की मदद से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस बात से उन्हें काफी मदद मिली कि पर्दे के पीछे वो और स्कॉट हॉल एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन पर इस मैच में अपनी छाप छोड़ने का कितना दबाव रहा होगा। आने वाले लैडर मैच के लिए एक मिसाल के तौर पे देखा जाने वाला रेसलमेनिया 10 का ये माइकल्स वर्सेस रेमन मैच काफी ज्यादा शानदार और WWE के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। नंबर 70 1992 रॉयल रंबल। 1992 के रॉयल रंबल में दिखने वाले लगभग आधे लोग अब WWE हॉल ऑफ फेम का हिस्सा हैं, लेकिन इसमें सिर्फ स्टार पावर से कहीं ज्यादा देखने लायक चीजें थीं, जिसके कारण 1992 रॉयल रंबल को आज भी काफी सारे लोग आज तक का सबसे शानदार रॉयल रंबल मानते हैं। अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स का मौजूद होना बेशक इसे देखने में बाकी रंबल से ज्यादा मजेदार बनाते हैं, जहां शायद इससे कोई उम्मीद न रखने वालों की गिनती ना के बराबर ही रही होगी। एक और चीज जो इसे एक बेहतरीन मैच बनाती है वो है कि ये पहली बार था जब 30 मैन ओवर द टॉप बैटल रॉयल सीधा WWE टाइटल के लिए लड़ा जा रहा था, ना कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाकर WWE टाइटल जीतने का मौका पाने के लिए। हालांकि इसके लाइनअप में हल्क होगन, रॉडी पाइपर, द अंडरटेकर, द ब्रिटिश बुलडॉग, जेक रॉबर्ट्स, रैंडी सैवेज और सिड जस्टिस जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। फिर भी ये मैच रिक फ्लेयर के नाम रहा, जिन्होंने अपने 60 मिनट मैन नाम की इज्जत रख ली और तीसरे नंबर पर आकर पूरे 1 घंटे तक टिके रहे और ये मैच जीत गए। नेचर बॉय की इस मैच की परफॉर्मेंस उनकी ताकत को साफ दिखाती है और इसे एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मैच आपको बार बार देखने के लिए मजबूर कर देगा। नंबर 69 द शील्ड वर्सेस द व्हाइट फैमिली एट एलिमिनेशन चैम्बर 2014। 2010 की शुरुआत से और इसके दौरान तक काफी सारे मजबूत ग्रुप्स ने वापसी करना शुरू कर दिया था और इसमें सबसे आगे थे द शील्ड और द व्हाइट फैमिली। आखिरकार कुछ तो होना ही था और 2014 एलिमिनेशन चैम्बर में इनका पहली बार सामना होना तय हुआ, जो इत्तेफाक से टीवी पर दिखाए जाने वाला आखिरी पे पर व्यू था, जिसके एक दिन बाद ही WWE नेटवर्क को लॉन्च कर दिया गया। शील्ड और व्हाइट फैमिली दोनों ही WWE के इतिहास में 2 सबसे शानदार रेसलिंग ग्रुप्स थे और एक दूसरे के साथ उनके पहले मैच ने निराश नहीं किया। दोनों टीमें तेजी से आगे बढ़ रही थी और फैंस भी उनके खेल और रिजल्ट को लेकर पूरी तरह से ध्यान दे रहे थे। साथ ही WWE ने भी उन्हें खेलने के लिए 25 मिनट का अच्छा खासा समय दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की कोशिश थी कि मैच कम से कम इन रिंग स्टैंड पॉइंट के लिहाज से तो अच्छा रहे, लेकिन इसमें शामिल सभी लोग अपनी कमर कस के अपने अपने काम में जुट गए और इसे और भी ज्यादा शानदार बना दिया। WWE ने भी चालाकी से लोहा गर्म होते ही वार किया और इस मैच को सही समय पर करवा लिया, क्योंकि इसके बाद इन सभी खिलाड़ियों के करियर की रफ्तार बहुत तेजी से बदलने वाली थी। नंबर 68 हल्क होगन वर्सेस आंड्रे द जायंट एट रेसलमेनिया 3। ये WWE के इतिहास में सबसे शानदार मैचों और पलों में से एक है, जिसे हाईलाइट रील्स में ना जाने कितनी बार दोहराया जाता है। समय बीतने के साथ इसका कद और बढ़ता जा रहा है। रेसलमेनिया 3 के मेन इवेंट में हल्क होगन ने आंड्रे द जायंट के खिलाफ अपना WWE टाइटल बचाया। द इररेसिस्टिबल फोर्स का सामना
द इमूवेबल ऑब्जेक्ट से हुआ, वो भी चौंका देने वाली 93,173 फैंस की भीड़ के सामने। ये उस समय तक WWE का सबसे बड़ा शो था और ये मैच ही था जिसने वहां फैंस की भीड़ जमा कर दी थी, जिसमें होगन ने आंड्रे को हराया और अपने टाइटल को बचाकर हल्कमेनिया के राज को कायम रखा। एक मैच के तौर पर तो ये काफी उबाऊ था। हल्कस्टर कमजोर हो चुके आंड्रे के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे और मैच के अंत के अलावा कुछ भी देखने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी ये उन मैचों में से एक है जिसे एक फैन के तौर पर आपको कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास के सबसे जरूरी और बड़े मैच में से एक है। WWE का दूसरा मतलब ही ड्रामा है और देखने के नजरिए से कहें तो रेसलमेनिया 3 में हल्क होगन वर्सेस आंड्रे से बेहतर कुछ नहीं है, कम से कम ड्रामे में तो नहीं। नंबर 67, कोफी किंगस्टन वर्सेस डैनियल ब्रायन एट रेसलमेनिया 35। रेसलमेनिया 30 के मेन इवेंट में एक हिम्मत वाले अंडरडॉग खिलाड़ी के तौर पे सामने आने के 5 साल और एक रिटायरमेंट के बाद डैनियल ब्रायन वो घटिया इंसान बन गए थे जिसके लिए सब चाहते थे कि वो अपना टाइटल नए हिम्मत वाले अंडरडॉग कोफी किंगस्टन के खिलाफ हार जाएं। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। कोफी भी इस जगह पर किस्मत से अचानक ही पहुंच गए। उन्हें अचानक मिली इतनी शोहरत ने डी ब्राय के पहले से प्लान किए गए ओपोनेंट केविन ओवेंस को उनकी जगह से हटा दिया, जिसके कारण उन्हें शो से ही बाहर होना पड़ा। किंगस्टन इस समय एक दशक से ज्यादा समय से WWE के एक मेहनती खिलाड़ी रह चुके थे, लेकिन वो कभी भी वो आखिरी रुकावट पार करके कार्ड के सबसे ऊपर के पायदान पर अपने पैर जमाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन रेसलमेनिया 35 में सब कुछ बदल गया जब उनका सामना अमेरिकन ड्रैगन से उस दिन के सबसे बड़े मैच में हुआ। इसमें कुछ शानदार मैट रेसलिंग थी, कुछ ऊंची छलांगे थी, कुछ डरा देने वाली चोट थी और सबसे बड़ी बात इसमें बहुत सारी साइकोलॉजी थी और एक दमदार कहानी थी। उन्होंने क्राउड को पूरे समय बांध के रखा था जब तक उन्हें मैच का शानदार रिजल्ट नहीं मिल गया। नंबर 66, ब्रूनो सामर्टिनो वर्सेस लैरी ज़बिस्को एट शोडाउन एट शे 1980। आप WWE के इतिहास के बारे में ब्रूनो सामर्टिनो का जिक्र किए बिना बात नहीं कर सकते। लंबे समय तक चैंपियन रहने वाला वो रेसलर जिसने किसी दूसरे के मुकाबले में मेडिसन स्क्वायर गार्डन को कहीं ज्यादा बार फैन से भर दिया था। एक आदमी जिसने ब्रूनो को अपना आदर्श माना, जिसे ब्रूनो ने सिखाया, वो थे लैरी ज़बिस्को और उन्हें उनके चेले के तौर पर दिखाया गया था। ज़बिस्को के सामर्टिनो की परछाई से बाहर ना निकल पाने का अंजाम ये हुआ कि अपने ही मेंटर के खिलाफ हो गए और वो भी बहुत खतरनाक ढंग से, जिससे शुरुआत हुई एक गुस्से से भरे स्टूडेंट और टीचर की ये लड़ाई और जो आगे जाकर कई मेन इवेंट्स की एक पूरी सीरीज में बदल गई। उनकी लड़ाई अपने असली अंजाम तक 1980 के शोडाउन एट शे शो में एक केज के अंदर पहुंच गई, जो कि न्यूयॉर्क के शे स्टेडियम में 36,000 से ज्यादा लोगों के सामने हुई। ब्रूनो के बहुत से मैचों की तरह ये मैच तकनीकी तौर पे कोई मास्टरपीस तो क्या, उसके आसपास भी नहीं था, लेकिन ये एक शानदार केज मैच था और फैंस काफी खुश लग रहे थे क्योंकि उन्हें अपने लेजेंड्स पर भरोसा था और वो उस कहानी का हिस्सा बन गए थे जिसे शानदार तरीके से पेश किया गया था। नंबर 65, द अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच एट रेसलमेनिया 28। द अंडरटेकर और ट्रिपल एच के तीसरे रेसलमेनिया मुकाबले का प्रचार एक दौर के अंत बताकर किया जा रहा था। न सिर्फ द डेडमैन और द गेम आखिरी बार शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स में एक दूसरे का सामना करने वाले थे, बल्कि ये 4 साल से चली आ रही कहानी का भी अंत था, जो रेसलमेनिया 25 में शॉन माइकल्स के खिलाफ टेकर के मैच के साथ शुरू हुई थी। मिस्टर रेसलमेनिया उस समय वहां एक स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पर मौजूद थे, जब उनके सबसे अच्छे दोस्त और पुराने दुश्मन एक दूसरे से हेल इन अ सेल के अंदर लड़ने वाले थे। एक ऐसा मैच जिसके बारे में दोनों अच्छी तरह से जानते थे। इस मैच में सब पर अपने बड़े बड़े नामों के मुताबिक बड़ा खेल दिखाने का दबाव था, लेकिन उन्होंने न केवल उतना शानदार खेल दिखाया बल्कि एक दूसरे के खिलाफ अपना सबसे शानदार मैच खेला। मेरा मतलब है कि उन्होंने एक दूसरे को मार मार कर जान निकाल दी। माइकल्स की मौजूदगी और स्ट्रीक का कई मौकों पर खत्म होने के करीब पहुंच जाना ड्रामे को और बढ़ाता चला गया और अपने चरम पर पहुंच गया। मुझे याद है कि मैं इसे उस समय देख रहा था और सोच रहा था कि काश ऐसा आखिरी बार ना हो जब ये तीनों एक साथ रिंग शेयर कर रहे हैं, और फिर जब सऊदी अरब में देखा तो मैं ऐसा सोचने के लिए खुद को ही कोसने लगा। बेवकूफ। नंबर 64, एडी गुरेरो वर्सेस एज ऑन स्मैकडाउन। एडी गुरेरो और एज ने कई मौकों पर कोशिश की थी कि अगर एक क्लासिक मैच ना सही तो कम से कम एक ऐसा मैच तो जरूर दें जैसा कि दो इतने टैलेंटेड खिलाड़ियों से उम्मीद की जाती है। समर स्लैम और अनफॉरगिवन में उनके मैच अच्छे रहे, लेकिन बस थोड़ा सा चूक गए। एक आखिरी मौका दिए जाने पर और नो डिस्क्वालिफिकेशन के नियम के साथ पूरी जान लगा देने की हिदायत मिलने पर लैटिनो हीट और द रेटेड आर सुपरस्टार ने 26 सितंबर 2002 को ब्लू ब्रांड के इतिहास के सबसे बेहतरीन मैचों में से एक खेला। दोनों ही मिड कार्ड में फंस कर रह गए थे, लेकिन ये एक ऐसा मैच था जिसने WWE मैनेजमेंट को ये रुक कर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके पास 2 मेन इवेंट खेलने लायक रेसलर्स हैं। उस दिन इन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया और मैच को एक अनऑफिशियल लैडर मैच में बदल दिया।
इसे फिर से देखते हुए आपको ये जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि एज को कुछ ही महीने बाद गर्दन की एक बड़ी सर्जरी करानी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा मार पड़ी थी, जिसमें हैरान कर देने वाली लैडर के ऊपर से सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब भी शामिल है। मैच हारने के और हील होने के बावजूद गुरेरो को एक शानदार स्टैंडिंग ओवेशन मिली। नंबर 63, रॉब वैन डैम वर्सेस जॉन सीना एट ECW वन नाइट स्टैंड 2006। कंपनी के सबसे चहीते खिलाड़ियों में से एक होने के बावजूद 2001 में प्रमोशन बंद होने से पहले तक रॉब वैन डैम ने कभी भी एक ECW वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता था। 5 साल बाद उन्हें कुछ हद तक इसे बदलने का मौका मिला, जब उन्होंने दूसरे वन नाइट स्टैंड के मेन इवेंट में जॉन सीना को उनके WWE टाइटल के लिए चुनौती दी। वन नाइट स्टैंड असल में RVD के ही दिमाग की उपज था, लेकिन चोट की वजह से धमाकेदार प्रोमो शूट करने के बाद पहले सीजन से बाहर बैठना पड़ा। अब लंबे समय तक पॉल हेमन के प्रमोशन का भार उठाने वाले इस रेसलर के पास अपने फैंस के सामने एक बड़ा टाइटल जीतने का मौका था। और गजब, फैंस ने न सिर्फ इस शो के लिए भर भर के प्यार लुटाया, बल्कि बिग मैच जॉन के लिए इतना गुस्सा भी दिखाया जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। खैर, अगर कोई नफरत से ऊपर उठ सकता है तो वो है जॉन सीना, जिसने इस सारी नफरत को नजरअंदाज करते हुए मिस्टर मनी इन द बैंक के साथ पूरे दम के साथ लड़ाई जारी रखी। अगर आप इसे कम से कम एक बार नहीं देखते हैं तो हमारा झगड़ा भी पक्का है। नंबर 62, सैमी ज़ेन वर्सेस जॉनी नॉक्सविल एट रेसलमेनिया 38। आपने सही सुना, जैकएस स्टार जॉनी नॉक्सविल उन 101 WWE मैचों में से एक है जिन्हें आपको कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। इसमें ऐसा क्या है? सच कहा जाए तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने नॉक्सविल का सैमी ज़ेन के खिलाफ रेसलमेनिया 38 एनीथिंग गोस मैच चाहे देखा हो या ना देखा हो, वो इसको शामिल करने को लेकर बहुत गुस्से में होंगे। ज़ेन ने खुद कहा कि वो अपने पूरे करियर में जितने भी शानदार मैचों में शामिल रहे हैं, उनमें से सबसे ऊपर वो इसे रखेंगे और उन्हें इसके ऊपर बहुत गर्व है। होना भी चाहिए, क्योंकि ये सच में एक बहुत ही बड़ी बात थी और जो कोई भी इसे देखेगा वो आसानी से इसे नहीं भूलेगा। जाहिर है ये काफी गिमिकी था, जिसमें हथियारों, स्टंट्स, बाकी जैकेस एलुमनाई इसमें घुसे चले आ रहे थे। ये अजीब था, ये मजेदार था और ये सच में बहुत बड़ी बात थी कि वो ये सब कुछ इतनी अच्छी तरह कर पा रहे थे। इसके अलावा इसमें जिम कॉर्नेट को सच में चोट लग जाती है। मेरे पैसे तो इसमें ही वसूल हो गए। नंबर 61, द फैबुलस मूला वर्सेस वेंडी रिक्टर एट द ब्रॉल टू एंड इट ऑल, जहां हल्क होगन और रेसलमेनिया का WWE को 80s के दौर में लोकप्रिय बनाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, वहीं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट द रॉक एंड रेसलिंग कनेक्शन को भी मिलना चाहिए, खास तौर पर सिंडी लॉपर को। गर्ल्स जस्ट वांट टू हैव फन और टाइम आफ्टर टाइम जैसे हिट गाने देने वाली इस महिला ने WWE को जवान मेन स्ट्रीम MTV दर्शकों तक पहुंचाने में मदद की, जिसकी शुरुआत हुई द ब्रॉल टू एंड इट ऑल के साथ। लॉपर ने विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए फैबुलस मूला के खिलाफ वेंडी रिक्टर का साथ दिया। फैबुलस मूला का लगभग 30 सालों तक टाइटल पर कब्जा था। हालांकि कुछ मौकों पर असल टाइटल चेंज होने के बाद भी उसे ना माने जाने के चलते इसकी असली टाइम पीरियड को लेकर कुछ विवाद हैं। मैच में ऐसा कुछ नहीं था जिसे खास तौर पे बताया जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि MTV पर लाइव दिखाए जाने और शानदार 9.0 की रेटिंग मिलने की वजह से ये उस समय टीवी स्टेशन के इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम बन गया। रिक्टर ने मूला के रिकॉर्ड समय तक चले राज को खत्म करते हुए विवादों के बीच टाइटल को जीत लिया। WWE का इतिहास बताते समय आप वेंडी रिक्टर, सिंडी लॉपर और द रॉक एंड रेसलिंग कनेक्शन का जिक्र किए बिना ऐसा नहीं कर सकते। और हाँ, बॉब हॉली का भी, लेकिन इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। नंबर 60, ब्रेट हार्ट वर्सेस ब्रिटिश बुलडॉग एट समरस्लैम 1992। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, 1991 के समरस्लैम में ब्रेट हार्ट ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर शानदार तरीके से मिस्टर परफेक्ट से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता, जिसने एक सिंगल स्टार के तौर पर उनकी जगह को मजबूत कर दिया। एक साल बाद हिटमैन अपने ब्रदर इन लॉ डेवी बॉय स्मिथ उर्फ द ब्रिटिश बुलडॉग के खिलाफ खचाखच भरे वेम्बले स्टेडियम में अपने टाइटल को बचाने के लिए खड़े थे। इस रात ये बुलडॉग के लिए बड़ा पल था, क्योंकि उन्होंने अपने ही देश के रेसलर के खिलाफ अपना पहला WWE सिंगल्स टाइटल जीता था। एक ऐसा मैच जो पूरी तरह से सिर्फ नाम पर चल रहा था। उसके लिए ये एक शानदार मैच था, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने 25 तक कड़ी मेहनत की और ऐसा जोरदार खेल दिखाया जिसमें हर कोई ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में मैच का क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन जब आप मैच के पीछे की कहानी को जानेंगे तो ये और भी मजेदार हो जाएगा। पता नहीं ये कहना सही होगा या नहीं, लेकिन मैच शुरू होने पर डेवी बॉय बहुत अच्छी हालत में नहीं थे और इस मैच से कुछ हफ्तों पहले से वो मेहनत करने के बजाय अपनी उल्टी सीधी हरकतों में उलझे हुए थे। इस मैच में पिंक एंड ब्लैक अटैक पर उन्हें संभालने की पूरी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई और किसी को पता भी नहीं चला। फिर भी शायद ये यूके की जमीन पर होने वाला सबसे अच्छा WWE मैच होगा। नंबर 59, उमागा वर्सेस बॉबी लैशली एट रेसलमेनिया 23।
ये मैच भले ही रिंग में उमागा वर्सेस बॉबी लैशली रहा हो, लेकिन असल में ये दो अरबपतियों डोनाल्ड ट्रंप और विंस मैकमैन की लड़ाई थी। दोनों इविल अरबपतियों ने अपने बाल दांव पर लगा रखे थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से लड़ रहे थे और स्टीव ऑस्टिन को गेस्ट रेफरी रखा गया था। आप चाहे मैकमैन एंड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन इस बैटल ऑफ बिलियनर्स ने उस वक्त तहलका मचा दिया था और उस समय पर रिकॉर्ड 1.2 मिलियन पे पर व्यू बाइस दिए थे। प्योर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए उमागा वर्सेस बॉबी लैशली का मजा जरूर उठाएं। मेरा मतलब है, आप अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति को अब तक का दूसरा सबसे खराब स्टोन कोल्ड स्टनर लेते हुए कहां ही और देखेंगे आप, और कहां ये देखेंगे कि WWE के पूर्व CEO का सिर मुंडवा दिया गया है। कसम से, और कहीं ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 58, ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस समोआ जो एट समरस्लैम 2017। बड़े मस्कुलर आदमी मसल पे चट चट मारते हुए, यही समरस्लैम 2017 का मेन इवेंट था, क्योंकि इन चार खूबसूरत राक्षसों ने ब्रुकलिन के बार्कलेज सेंटर को तहस नहस कर दिया था। लेसनर इस शर्त के साथ अपने WWE यूनिवर्सल टाइटल का बचाव कर रहे थे कि अगर वो हार गए तो उन्हें और हेमन दोनों को WWE छोड़ना होगा। इसमें जो निकलकर सामने आया वो एक ट्रेन रैक की तरह था और मैं ये तारीफ की तरह बोल रहा हूँ। यहाँ हुए खेल में कोई फैंसी फुटवर्क नहीं था, बस चार लोग एक दूसरे की धुनाई कर रहे थे और जो भी जब भी जैसा भी मिले उसको तोड़ने में लगे थे, जो भी करने का मौका मिल जाए। मुक्के, लात, स्टील की सीढ़ियों, अनाउंस टेबल सबका इस्तेमाल करते हुए WWE ने पिछले कुछ सालों में इस तरह के कई मल्टी मैन टाइटल मैच पेश किए, लेकिन ये उनमें से सबसे मजेदार है। ये बहुत खूबसूरत तो नहीं था, मगर ये कहीं भी फीका नहीं लगा और इसके 20 मिनट के रन टाइम में लोग अंदाजे ही लगाते रहे। इसका मजा लेना है तो कुछ मसालेदार चखना के साथ एक ठंडी बियर लीजिए और तसल्ली से बैठकर इसको देखिए। नंबर 57, शॉन माइकल्स वर्सेस कर्ट एंगल एट रेसलमेनिया 21। जब शॉन माइकल्स ने 2002 में WWE में अपनी वापसी की, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, तो फैंस ने तुरंत उन्हें उन स्टार्स की पूरी फसल के खिलाफ होने वाले फैंटेसी मैचअप्स के लिए बुक करना शुरू कर दिया, जो 4 साल पहले उनके रिटायर होने के बाद से उभरे थे। इनमें एक नाम जो हर किसी के जुबान पर था, वो था कर्ट एंगल। हालांकि उस ड्रीम मैच के लिए WWE को कुछ साल लगे, जो आखिरकार रेसलमेनिया 21 में हुआ। और जब ये हुआ तो ऐसा हुआ कि कहावत सच हो गई, सब्र का फल मीठा होता है। दो आज तक के सबसे बेस्ट रेसलर्स, रेसलिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और 30 मिनट का परफेक्शन, WWE ने ये मैच बुक करते समय ही इसको एक क्लासिक मैच बनाने की उम्मीद कर ली थी और हुआ भी यही, क्योंकि हार्टब्रेक किड और ओलंपिक हीरो ने दिखा दिया कि उन्हें इतने ऊपर क्यों माना जाता है। ना सिर्फ तब जब रस्सियों के बीच टेक्निक दिखाने की बात आती है, बल्कि तब भी जब फैंस के जज्बातों से खेलने की बात हो, और उन्होंने ये सब बिना किसी क्रेजी गिमिक या स्टेपुलेशन के किया। ये दोनों ही बड़े रेसलर थे जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे सबसे बेस्ट क्यों हैं, और उन्होंने ऐसा कर भी लिया। नंबर 56, रॉ में रिक फ्लेयर वर्सेस मिस्टर परफेक्ट। 1992 के रॉयल रंबल मैच में अपने शानदार प्रदर्शन और जीत के 1 साल बाद रिक फ्लेयर WWE से बाहर हो गए और WCW में वापस आ रहे थे। उनके पास अभी भी कुछ हाउस शो के कमिटमेंट थे और उन्हें पूरा करने के लिए वो कुछ और हफ्तों तक रहने वाले थे, लेकिन उनका टेलीविजन पे आखिरी मुकाबला 25 जनवरी 1993 को रॉ के एपिसोड में हुआ, जो WWE फ्लैगशिप का सिर्फ तीसरा एडिशन था। इसमें उन्होंने एक लूजर लीव्स टाउन मैच में पूर्व मैनेजर मिस्टर परफेक्ट का सामना किया, जो असल में पहला अच्छा रॉ मैच था। दोनों खिलाड़ियों के बीच लगभग 20 मिनट लंबी टक्कर हुई। ऐसा नहीं है कि ये उनका अब तक का इकलौता शानदार मैच था, लेकिन ये सच में एक जरूरत की बुनियाद पर लड़ा गया था और नेचर बॉय के करीबी विश्वास पात्र बॉबी हीनन की छटपटाहट से भरी कमेंट्री ने इसमें 4 चांद लगा दिए। प्लेयर के लिए पहली बार बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका और इतिहास में सबसे लंबे तक चलने वाला वीकली एपिसोड टेलीविजन शो के लिए एक शानदार शुरुआत। और नहीं, WWE मुझे ये कहने के पैसे नहीं देती, वैसे फिलहाल तो नहीं। नंबर 55, हल्क होगन वर्सेस द अल्टीमेट वॉरियर एट रेसलमेनिया 6। हल्कमेनिया लगातार 6 सालों तक हैरत अंगेज तरीके से लोगों को पसंद आया और इसका WWE को बहुत फायदा भी मिल रहा था, लेकिन तभी विंस मैकमैन ने फैसला किया कि इस लाल और पीले रंग की ट्रेन को थोड़ा आराम करने की जरूरत है। एक नए चमकदार रंग से चमचमाता लोकोमोटिव WWE की पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार था, जिसमें विंस का मानना था कि द अल्टीमेट वॉरियर होगन के ताज का असली हकदार था। रेसलमेनिया 6 का मेन इवेंट एक पासिंग द टॉर्च मूवमेंट होने वाला था। यहाँ दोनों इंटरकॉन्टिनेंटल और वर्ल्ड टाइटल दांव पर लगे थे। हालांकि ना तो होगन को और ना ही वॉरियर को कभी भी उनकी प्योर रेसलिंग की क्षमता या लंबे और टक्कर देने वाले मैचों में काम करने की इच्छा
के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन किया। ये अपने समय का एक ऐसा यादगार मैच हो सकता है जिसे आज के नजरिए से देखा जा सकता है, लेकिन उनके लिए 25 मिनट तक एक बेबी फेस एनकाउंटर करना और फैंस को इस तरह के इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। रिंग में लड़ रहे ये दोनों रेसलर्स शाबाशी के लायक हैं, लेकिन ये पैट पैटरसन के लिए भी बनती है, जिन्होंने टेरी और जिम के साथ होने वाले मैच को पहले से ही बना लिया था। ये ऐसा था मानो कि एक कॉमिक बुक मूवी में जान डाल दी गई हो। WWE में इकलौता होगन वर्सेस वॉरियर मैच ही दो असली सुपर हीरो का मैच था। नंबर 54 द अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स एट रेसलमेनिया 36। कोविड-19 महामारी ने दुनिया को एक भयंकर स्थिति में डाल दिया था और बहुत से लोगों ने ये सोचा या मान लिया कि WWE रेसलमेनिया 36, जो कि फ्लोरिडा के खचाखच भरे रेमंड जेम्स स्टेडियम के सामने होने वाला था, उसको रद्द कर दिया जाएगा। WWE ने हर मुश्किल को पार करके ऊपर उठने का पक्का इरादा किया और शो को आगे बढ़ाने का फैसला किया, चाहे जो भी हो, और ऐसा रेसलमेनिया पेश करने का फैसला किया जो पहले कभी ना देखा गया हो। इस 2 दिन के इवेंट का मुख्य आकर्षण था एजे स्टाइल्स और दी अंडरटेकर की पहली बार एक बोनयार्ड मैच में होने वाली मुलाकात, जिसे बिल्कुल सिनेमा की तरह ही फिल्माया गया था। लाइव ऑडियंस की कमी के चलते बोनयार्ड में ये मैच करना बहुत समझदारी वाला काम था और फिनम के लिए अंतिम विदाई देने का बेहतरीन तरीका था। इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे चलकर बहुत सारे मैच सिनेमा के तरीके से हुए, लेकिन डेडमैन के मैच के दिलचस्प माहौल ने सच में एक ऐसा स्टैंडर्ड कायम कर दिया और इसका क्रेडिट उस टीम को भी मिलना चाहिए जिन्होंने इसे सही समय पर फिल्माया और एडिट करने के लिए पर्दे के पीछे जान लगाकर मेहनत की। ये मैच क्रिएटिविटी और रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने का एक सटीक उदाहरण है और एक लेजेंड के करियर को विदा करने का एक कहानियों जैसा तरीका है। नंबर 53 ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 31। हाँ ठीक है, हम ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस से थोड़ा ऊब सकते हैं क्योंकि पिछले कई सालों में इसकी लगभग 5000 बार WWE बुकिंग हुई है, लेकिन इसके फीका पड़ने से पहले ये बहुत शानदार हुआ करता था। खास तौर पर रेसलमेनिया 31 में WWE टाइटल के लिए हुई उनकी पहली मुलाकात। ये एक तरह से ब्रॉक का शो था क्योंकि उन्होंने ज्यादातर मैच को अपने कंट्रोल में ले लिया था और कंपनी के टॉप बेबी फेस को नए नए तरीकों से मारने में बहुत खुश थे। द बिग डॉग को जैसा मिला उन्होंने भी वैसा ही लौटाया और लेसनर को कुछ तगड़े हिट्स मारकर हिलाकर रख दिया और बीस्ट इनकार्नेट को बुरी तरह पीट दिया। ये अच्छी तरह से चल रहा था और वैसे भी बेहतरीन होता, लेकिन सेथ रॉलिंस, जो पिछली रात में रैंडी ऑर्टन से हार गए थे, ने फैसला किया कि ये मैच मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करने के लिए सही था, जिसकी वजह से मैच एक 3-वे मैच में बदल गया। इसके बाद जो हुआ वो रेसलमेनिया इतिहास के सबसे रोमांचक अंत में से एक था। मेरा मतलब है केवल एक चीज जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ ये इससे बेहतर हो सकती है, मुझे नहीं पता, शायद कोई ट्रैक्टर या किसी चीज से रिंग को जमीन से उठा ले। हाँ जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 52 कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस एट हेल इन अ सेल 2022। अक्सर रेसलर्स चोटों के साथ काम करने के आदी होते हैं, चाहे वो हल्की फुल्की चोट हो जिससे कोई खास खतरा ना हो या फिर कोई बहुत गंभीर चोट जो उन्हें मैच के दौरान लगी हो। आमतौर पर जब एक रेसलर की पेक्टोरल मसल पूरे तरीके से फट गई हो और इतनी ज्यादा चोट के साथ दिख रही हो कि उनका शरीर बोनी द डायनासोर जैसा लग रहा हो सकता है कि उन्हें आगे आने वाले मैचों से बाहर कर दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सर्जरी करानी पड़े, खासकर अगर उनका अगला मुकाबला एक बड़े केज के अंदर होने वाला हो और इससे मेन इवेंट पेपर व्यू में बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हों। कोडी रोड्स कोई साधारण रेसलर नहीं है और ये उन्होंने तब साबित किया जब उन्होंने हेल इन अ सेल 2022 में सेथ रॉलिंस के साथ 25 मुश्किल मिनट बिताने का फैसला किया। ना सिर्फ ये मैच अमेरिकन नाइटमेयर की तरफ से सबसे हिम्मत वाला मैच था, बल्कि ये मैच सच में इतना शानदार था जितना शायद बड़े से बड़ा फैन सोच भी नहीं सकता, वो भी तब जब कोडी की चोट के बारे में सब जान चुके थे। नंबर 51 हल्क होगन वर्सेस मिस्टर मैकमैन एट रेसलमेनिया 19। ऐसे कई मैच थे जिन्हें रेसलमेनिया 19 में सही मायनों में मेन इवेंट माना जा सकता था, लेकिन WWE ने हल्क होगन वर्सेस विंस मैकमैन को सबसे आगे रखने का फैसला किया और ऐसा करे भी क्यों ना। आखिर रेसलिंग के इतिहास में ये दो सबसे बड़ी हस्तियां जो थी जो एक दूसरे के खिलाफ मैच लड़ने जा रही थी। प्रमोटर ने स्टार को हराने की कोशिश की जिस स्टार ने उन्हें इतना पैसा कमवाया था। हल्क स्टार बूढ़े हो चुके थे और एक साल पहले की तुलना में ज्यादा थके हुए लग रहे थे और विंस हमेशा ऐसे चलते थे जैसे उनके पैर सीमेंट से बने हो। तो ये मैच पूरे रेसलिंग के चाहने वालों के लिए नहीं था, पर नहीं, ये मैच एक पूरे एंटरटेनमेंट से भरपूर था जिसमें होगन और मैकमैन अपनी पूरी ताकत के साथ खेल रहे थे और मैच एकदम ओवरबुक्ड था, एक अच्छे वे में।
इस मैच में खून था। अनाउंस टेबल के ऊपर एक सीढ़ी से लेग ड्रॉप करने वाले विंस के स्टंट के साथ साथ कई और स्टंट भी थे और इसमें WWE में 7 साल बाद रॉडी पाइपर का दिखना एक सरप्राइज ही था। ये मैच स्टेडियम के दर्शकों के लिए बहुत रोमांचक था। नंबर 50 जॉन सीना वर्सेस उमागा एट रॉयल रंबल 2007। जॉन सीना के WWE चैंपियन बनने और उनकी लोकप्रियता आसमान छूने के बाद उनको बैकलैश मिलना भी चालू हो गया था। जिन्होंने उनको डॉक्टर ऑफ थगनोमिक्स के रूप में चीयर किया था, वहीं उनको केवल एक बच्चों को खुश करने वाला और मर्चेंडाइज सेल्स बढ़ाने वाला रेसलर बनते देख के उनको बू करने लगे। जल्द ही लोगों ने न केवल उनके कैरेक्टर पर बल्कि उनके रिंग के अंदर काम पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए और ये भी मानने लगे कि उनमें पेशेंस की कमी है। भले ही बिग मैच जॉन ने काफी खूनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उमागा के साथ उनका 2007 रॉयल रंबल में होने वाला लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच एक मोड़ के तौर पर देखा जाता है, जहां उनके बारे में लोगों की सोच बदलने लगी। समोअन बुलडोजर के खिलाफ जहां उनका WWE टाइटल दांव पर था, सीना को अपने साथ एक खौफनाक और बहुत अनोखे मुकाबले में बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये उमागा के लिए भी सबसे बेहतरीन WWE मैच माना जाता है। भले ही वो बैटल ऑफ द बिलियनियर्स में शामिल रहे हों, लेकिन उन्हें हमेशा कई लोगों के साथ स्पॉटलाइट शेयर करनी पड़ी है। लेकिन इस बार यहाँ वो ही मेन थे और दुनिया को दिखा रहे थे कि उनमें कितनी जबरदस्त प्रतिभा है और मौका मिलने पर वे क्या कर सकते हैं। नंबर 49 द एलिमिनेशन चैम्बर एट सर्वाइवर सीरीज 2002। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, मनी इन द बैंक लैडर मैच की तरह ही WWE फैंस को ठीक से पता नहीं था कि पहली बार हो रहे एलिमिनेशन चैम्बर में क्या होने वाला है। उन्होंने ब्लूप्रिंट देखा था और ये पहले ही खूब चर्चा में आ चुका था, लेकिन इसमें होने क्या वाला था, इस सवाल का जवाब NWA WCW के पुराने मैचों में छुपा है। एलिमिनेशन चैम्बर एक शानदार खोज थी जो पिछले 20 सालों में WWE के सिग्नेचर मैचों में से एक बन गए हैं, जिसे अब पे पर व्यू में जोड़ दिया गया है, जैसा मनी इन द बैंक के साथ किया था। सर्वाइवर सीरीज 2002 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, क्रिस जेरिको, केन, बुकर टी और रॉब वैन डैम इस अनजान सफर में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने मिलकर वो सब कुछ किया जो वे इस बात को पक्का करने के लिए कर सकते थे कि एलिमिनेशन चैम्बर की शुरुआत सही तरीके से हो। ये हमेशा इतना आसान नहीं रहा और सब कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा तय किया था और इसमें द गेम के गले में चोट आ गई जब RVD ने उन्हें एक होल्डिंग पॉट के ऊपर से एक 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश मारा। लेकिन यादगार लम्हों से भरे इस चैम्बर के लिए ये एक अच्छी शुरुआत थी। सबसे यादगार इसका अंत रहा। माइकल्स ने ट्रिपल एच को पिन करके अपने करियर में आखिरी बार वर्ल्ड टाइटल जीता। हॉल ऑफ फेम वाला लाइनअप, MSG का स्टेडियम और दिल खुश कर देने वाली जीत। आपको पता है कि ये आपको चाहिए, बस HBK के टाइट पैंट्स और अजीब हेयर कट को इग्नोर करें। नंबर 48 जॉन सीना वर्सेस द फील्ड ब्रे वाइट एट रेसलमेनिया 36। रेसलमेनिया 36 की पहली रात कोविड-19 की वजह से अंडरटेकर और AJ स्टाइल्स के बीच बोनयार्ड मैच में बदल गई। अगली रात की सबसे अच्छी बात एक पूरी तरह से अलग एक सिनेमैटिक रचना थी, जिसमें जॉन सीना और ब्रे वाइट फायरफ्लाई फनहाउस के अंदर अपना दिमाग लगा रहे थे। ये एक रेसलिंग मैच तो नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर था। फायरफ्लाई फनहाउस जब पहली बार अनाउंस हुआ तो इसके बारे में कोई भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। ये छलावों और चुटकुलों से भरपूर था। ये दोनों खिलाड़ियों के करियर का टाइम ट्रैवल था, क्योंकि उन्होंने इसमें अपने गुजरे समय की झलक दिखाई, जैसे जॉन सीना का WWE में डेब्यू और कुछ अजीबोगरीब चीजें जैसे ब्रे और जॉन का एक अल्टरनेटिव दिखाना NWO लाइनअप में। ये वैरायटी के हिसाब से डेविड लिंच के बुरे सपने जैसा था और हर किसी को ये पसंद भी नहीं आया, लेकिन आप इसे पसंद करें या नहीं, ये अपने आप में अनोखा तो जरूर है। और कहने के लिए तो इसमें कोई असली रेसलिंग नहीं है, पर यह साफ तौर से कठिन परिस्थितियों में मैच कराने का एक और रचनात्मक तरीका है। नंबर 47 ब्रेट हार्ट वर्सेस स्टीव ऑस्टिन एट रेसलमेनिया 13। रेसलमेनिया 13 कुल मिलाकर थोड़ा फीका रहा, लेकिन अगर इसमें कुछ भी यादगार रहा तो वो था स्टीव ऑस्टिन और ब्रेट हार्ट के रूप में दो पुराने समय के महान खिलाड़ियों के बीच का मैच। हिटमैन और स्टोन कोल्ड कई महीनों से लड़ रहे थे, जिसके चलते ये सबमिशन मैच हुआ, जिसमें UFC स्टार केन शैमरॉक स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। ऑस्टिन मैच को लेकर थोड़ी परेशानी में थे, क्योंकि उनके पास ब्रेट हार्ट के शार्प शूटर फिनिशर की तरह कोई सबमिशन होल्ड नहीं था, जबकि एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन तो ये मान रहे थे कि वो शॉन माइकल्स के साथ एक रीमैच की राह पर थे, जब तक कि सेक्सी बॉय ने उनकी खुशी नहीं छीन ली। जिस स्थिति में फंसे हुए थे उसमें सबसे बेहतर करने के लिए दोनों लोगों ने एक शानदार और हैरत अंगेज तरीके से लड़ाई की, जो आज कंपनी के इतिहास में सबसे महान मैचों में से एक के रूप में माना जाता है। दोनों जानते थे कि वे कौन थे और अपने अपने कैरेक्टर पर पूरा भरोसा करते थे, जिसने ऑडियंस के शक को पूरी तरह खत्म कर दिया। और दोनों रेसलर्स ने इतना अच्छा मैच खेला कि एक पल के लिए भी वो बोरिंग नहीं लगा। अंत भी काफी काबिले तारीफ रहा।
खून से लथपथ ऑस्टिन का ब्रेट की पसंदीदा होल्ड से सरेंडर ना करने की जगह बेहोश हो जाना, मैच खत्म होने और मैच के बाद डबल टर्न की बात करने के लिए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं, जिसमें सब कुछ एक अलग ही स्तर पर किया गया था। तो इसे देखना तो बनता है ना। नंबर 46, पैट पैटरसन वर्सेस सार्जेंट स्लॉटर एट MSG। ECW के मशहूर हो जाने से कई साल पहले पैट पैटरसन और सार्जेंट स्लॉटर 4 मई 1981 को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अपनी एली फाइट के जरिए WWE फैंस को इस शब्द का मतलब सिखा रहे थे। जब दो दुश्मनों के बीच कई मैचों के बाद नतीजा डिस्क्वालिफिकेशन या काउंट आउट हुआ, तो बुकीज ने फैसला किया कि वे एक ऐसे मैच में मिलेंगे जो किसी भी गलतफहमी की वजह से खत्म नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, एली फाइट में बीच बचाव करने के लिए एक रेफरी भी नहीं था, तब भी नहीं जब सार्ज को अपने सिर पर भारी चोट का सामना करना पड़ा और आखिरकार उनका चेहरा खून से लथपथ हो गया। ये कड़वे अंत वाली लड़ाई में सिर्फ 2 लोग लड़ रहे थे। इस एली फाइट में बहुत ही कम असली रेसलिंग देखने को मिली और ना ही इसमें कोई पहले से तय किए हुए स्पॉट्स थे। वे बस वहां गए और एक दूसरे को लाते मारी, घूंसे मारे और जो कुछ भी हाथ लगा उससे टूट पड़े। क्लाइमैक्स भी एकदम मर्दानगी भरा था। पैट अपने काउबॉय बूट्स उतारते हैं और स्लॉटर के सिर पर तब तक मारते हैं जब तक कि उनके मैनेजर द ग्रैंड विजार्ड आकर हार मानने के लिए मजबूर ना हो जाएं। नंबर 45, CM पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट समरस्लैम 2013। द बेस्ट वर्सेस द बीस्ट। WWE से दूरी बनाने से पहले CM पंक का ब्रॉक लेसनर के साथ सही मायने में आखिरी शानदार मैच 2013 में हुआ था। पॉल हेमन के 2 बंदे के बीच का मैच डेविड और गोलायत जैसा था और इस मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था। ब्रॉक अपनी आक्रामक ताकत के दम पर प्लकी पंक को बेअसर कर रहे थे। किसी वजह से लगभग 16 महीने पहले कंपनी में उनकी वापसी के बाद WWE में किसी ने भी लेसनर के साथ डेविड वर्सेस गोलायत करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि स्ट्रेट एज सुपरस्टार उनसे टक्कर लेने के लिए तैयार थे। इसमें शानदार लड़ाई, ताकत, बढ़िया काउंटर्स, कुछ MMA की झलकियां और असली ड्रामा था, खासतौर पर मैच खत्म होने के आसपास। असल में इसमें से केवल एक चीज गायब थी, वो था शायद खून, लेकिन ऐसा PG के समय होने के कारण था और इसके ना होने की वजह से मैच के शानदार होने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक स्पिरिटेड बेबी फेस के खिलाफ एक बुली हील, जहां दोनों खिलाड़ी इसे अपना सब कुछ दे रहे थे ताकि जैसे वो मैच में गए थे उससे बेहतर बनकर वापस आए। ये पंक और ब्रॉक का वाकई में इस बिजनेस में किया गया बड़ा कारनामा था और कितने शर्म की बात है कि इसे हमने सिर्फ एक बार देखा था। नंबर 44, स्टेफनी मैकमैन वर्सेस ट्रिश स्ट्रेटस एट नो वे आउट 2001। ट्रिश समय के साथ एक बहुत अच्छी वर्कर के रूप में विकसित हुई, जिसने हॉल ऑफ फेमर बनने के रास्ते में WWE में महिलाओं को देखे जाने का नजरिया बदलने में बहुत मदद की। हालांकि शुरुआत में ये कनाडा के फॉर्मर फिटनेस मॉडल सिर्फ एक और सुंदर चेहरा थी जिसने अभी तक स्किल्स डेवलप नहीं किए थे, जिसके चलते वो आने वाले समय में 7 बार की विमेंस चैंपियन बनकर रिटायर हुई। ट्रिश के पास पहला मौका एक असली इन रिंग खिलाड़ी के रूप में हुनर सीखने के लिए नो वे आउट 2001 में स्टेफनी मैकमैन के साथ उनके मैच के दौरान आया था, जो उनके अपने इन रिंग तजुर्बे की कमी को देखते हुए मुश्किल लगता था। स्टेफनी के पिता के साथ ट्रिश के अफेयर के कारण दोनों महिलाओं के बीच जोरदार राइवलरी चल रही थी और दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ी और नतीजा चौंकाने वाला था, ऐसे हर उस मैच की तरह जिसमें कोई मैकमैन शामिल होता है। ये मैच भी नाटक, कहानी और एंटरटेनमेंट के बारे में ही ज्यादा था, न कि मूव्स की क्वालिटी या ऐसी किसी चीज के बारे में। लेकिन स्टेटस और बिलियन डॉलर प्रिंसेस ने अपने खेल से सभी का मुंह बंद कर दिया और आगे भी अपने बाकी के करियर में उन्होंने ऐसा करना जारी रखा। नंबर 43, हल्क होगन एंड मिस्टर टी वर्सेस रॉडी पाइपर एंड पॉल ऑन्डॉफ एट रेसलमेनिया 1। ये कहना काफी हद तक समझ में आता है कि पहला रेसलमेनिया विंस और लिंडा मैकमैन के लिए एक जुआ था, जिन्होंने पासा फेंका और शो के सफल होने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपना सब कुछ रेसलमेनिया पर दांव में लगा दिया और एक बनने या बिगड़ने वाला मूव खेला, जो शुक्र है कि इनके हक में रहा, जिसमें ए टीम के स्टार मिस्टर टी का टैग टीम के मेन इवेंट में होना भी शामिल था। क्लबर लैंग ने थंडर लिप्स के साथ जोड़ी बनाकर रॉडी पाइपर और पॉल ऑन्डॉफ का सामना किया और मसाला डालने के लिए रिंग साइड में जिमी स्नूका और बॉब एल्टन जूनियर मौजूद थे और मोहम्मद अली जैसे आइकन भी थे, जो स्पेशल आउटसाइड रेफरी / एनफोर्सर थे। ये मैच जैसा कि आप जानते हैं ठीक ही था, लेकिन अगर आप इसे देखने जा रहे हैं और आपको देखना भी चाहिए तो इसको जोश से भरी भीड़, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, इसकी इतनी हाइप, इसके महत्व और इसके इतिहास के लिए देखें। मुझे उन लोगों पर दया आती है जिन्होंने इसे आज तक नहीं देखा। नंबर 42, शॉन माइकल्स वर्सेस ट्रिपल एच एट समरस्लैम 2002। एक चीज जो WWE सबसे बेहतर करता है वो है किसी रेसलर की वापसी को बेहतरीन ढंग से दिखाना।
खासकर अगर वो एक बड़ा स्टार हो, चाहे ये एक सरप्राइज के रूप में हो या समय से पहले इसका जमकर प्रचार किया गया हो। ऐसा लगता है कि वे वापसी करने में माहिर हैं, खासकर बिल्कुल असंभव लगने वाले ही सबसे बढ़िया और काम के निकलते हैं। ये 2002 की गर्मियों की बात थी जब शॉन माइकल्स ने पीठ की गंभीर चोट के कारण रिटायर होने के 4 साल बाद अपना पहला मैच खेला था। शो स्टॉपर ने उस साल के समरस्लैम में एक नॉन सैंक्शन्ड बाउट में डी जनरेशन एक्स में उनकी जगह लेने वाले ट्रिपल एच को टक्कर देने के लिए स्क्वाड सर्कल में वापस कदम रखा। शॉन की स्थिति से जुड़े सवालों को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आगे क्या हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि क्या उनकी पीठ इस काम में उनका साथ दे पाएगी। माइकल्स ने अपने सुनहरे दिनों को याद करते हुए और एक विंटेज प्रदर्शन करके हर किसी के मन को शांत कर दिया। ये न केवल एक लंबी वापसी की शुरुआत थी, बल्कि एचबीके के करियर की दूसरी इनिंग थी। नंबर 41, द 2010 रॉयल रंबल। एक रॉयल रंबल को असली मायनों में शानदार माना जाने के लिए इसमें कई चीजें शामिल होनी चाहिए, जैसे स्टार पावर, एक या दो सरप्राइज एंट्री, इसके पीछे चल रही कुछ दिलचस्प कहानी, एक चौंकाने वाला एलिमिनेशन और भी बहुत कुछ। 2010 के एडिशन में ये सभी चीजें शामिल थी और ये अब तक के सबसे अच्छे रंबल्स में से एक साबित हुआ। इसमें बहुत से स्टार्स थे जो जीत सकते थे, जैसे ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, बैटिस्टा, क्रिस जेरिको, जॉन सीना और भी बहुत सारे। इसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, जिसमें सीएम पंक लोगों को एलिमिनेट करने के साथ साथ प्रोमो भी कर रहे थे। बेथ फिनिक्स रंबल मैच में प्रवेश करने वाली इतिहास की दूसरी महिला बनी और उन्होंने ऐसा करते हुए ग्रेट खली को बाहर कर दिया। शॉन माइकल्स का तो जैसे दिल ही टूट गया था जब वो एलिमिनेट हुए, क्योंकि उनका मैच जीतकर रेसलमेनिया में अंडरटेकर के खिलाफ एक और मौका पाना सपना ही रह गया। और फिर एज की सबसे चौंकाने वाली वापसी हुई, जिसने चोट से उभरने के बाद वापसी करते हुए अपने करियर में पहला रंबल मैच जीता। यहाँ मजे लेने के लिए बहुत कुछ है और ये 50 मिनट का एक मजेदार सफर है। नंबर 40, द हार्ट फाउंडेशन वर्सेस स्टीव ऑस्टिन, केन शैमरॉक, गोल्डस्ट एंड द लीजन ऑफ डूम एट इन योर हाउस कैनेडियन स्टैम्पीड। आखिरी बार सही तरीके से हुआ 2 घंटे का इन योर हाउस पेपर व्यू धमाकेदार तरीके से खत्म हुआ। इसमें कैलगरी की फैंस की ताबड़तोड़ भीड़ के बीच हुए कनाडा वर्सेस यूएसए 10 मैन टैग मैच में हार्ट फाउंडेशन और स्टीव ऑस्टिन की टीम आमने सामने थी। अगर मैच यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा होता तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और उनकी टीम को हीरो की तरह दिखाया जाता और फैंस भी जमकर उनका सपोर्ट करते, लेकिन कनाडा में होने के कारण ब्रेट हार्ट, ओवेन हार्ट, ब्रिटिश बुलडॉग, ब्रायन पिलमैन और जिम नाइट हार्ट की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी और उनकी एंट्री से लेकर मैच के आखिरी मोमेंट तक उन्हें फैंस का सपोर्ट मिला। ये मैच बहुत एंटरटेनिंग था और इसमें अलग अलग डायनेमिक्स के लोगों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि उस समय WWE में आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। पूरे मैच के दौरान फैंस का जोश अपनी चरम पर था और उनके इस रिएक्शन ने मैच का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया और जबरदस्त शोर के साथ ये ड्रामा बोंजो गोंजो फिनिश के साथ खत्म हुआ। मैच जीतने के बाद पूरी हार्ट फैमिली रिंग में आकर जश्न मनाने लगी, लेकिन शायद उन्हें किसी की नजर लग गई और आने वाले समय में उन्हें कई ट्रेजेडी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्हें इस तरह जश्न मनाते हुए याद करने में अच्छा लगता है। नंबर 39, जॉन सीना वर्सेस द रॉक एट रेसलमेनिया 28। आइकन वर्सेस आइकन, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट, 2 हॉलीवुड के बड़े नाम आपस में टकराए जिंदगी में पहली बार, पर असल में नहीं। जॉन सीना वर्सेस द रॉक एक तरह से एक ब्लॉकबस्टर इवेंट था जो रेसलमेनिया के ग्रैंड स्टेज की चकाचौंध के लिए एकदम सही था। सीना और द रॉक के बीच लंबे समय से राइवलरी चली आ रही थी और रेसलमेनिया 28 के मैच तक उनके बीच झगड़ा और भी एंटरटेनिंग बन गया था। मैच से सभी फैंस को काफी उम्मीदें थी। ये मैच उन उम्मीदों पर खरा उतरा और इसे WWE के इतिहास में सबसे रोमांचक मैचेस में से एक माना गया। लगभग 10 सालों में कोई भी सिंगल मैच नहीं खेलने के बावजूद ड्वेन द रॉक जॉनसन के रेसलमेनिया 28 में इंडस्ट्री के बेस्ट रेसलर जॉन सीना के साथ उनके 30 मिनट लंबे चलने वाले मैच के दौरान ऐसा कभी नहीं लगा कि वे इतने लंबे समय से रेसलिंग से दूर रहे हैं या रिंग रस्ट का तो नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपने स्किल और एथलेटिक्स का प्रदर्शन किया और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कल ही अपना लास्ट मैच खेला हो। क्या वो मैच के अंत में थके हारे दिख रहे थे? हाँ, इतना तो समझा जा सकता है, पर मैच एपिक था जैसा कि सबसे वादा किया गया था और ये उस आदमी के जिसने इतने साल सेट पर बिताए थे के एफर्ट्स का ही नतीजा था। इन दोनों की बदौलत मैच ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 12,17,000 पेपर व्यूज 22 खरीदे जाने का रिकॉर्ड बनाया। नंबर 38, हल्क होगन वर्सेस रैंडी सैवेज एट रेसलमेनिया 5। द मेगा पावर्स एक्सप्लोड।
WWE के गोल्डन एरा के दौरान कंपनी की स्टोरी लाइन और मैचों को पहले से ही तय करने की पॉलिसी थी और अक्सर रेसलर के अगले 2 या 3 झगड़े की प्लानिंग पहले से ही कर ली जाती थी। पहले से सोच कर रखना और चीजों को प्री प्लान करना आपको सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा ना, मुझे पता है, लेकिन इसका एक सबसे सफल उदाहरण रैंडी सैवेज और हल्क होगन के बीच हुआ रेसलमेनिया 5 का मैच है। माचो मैन और हल्कस्टर बेस्ट फ्रेंड्स और भरोसेमंद टैग पार्टनर से कट्टर दुश्मन बन गए। जब सैवेज को पागलपन सवार हुआ और उन्हें लगने लगा कि होगन मिस एलिजाबेथ को उनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या ही बोले, समय के साथ बेहतरीन तरीके से अंजाम दिए गए बर्न स्टोरी लाइन का ब्रेकअप तक पहुंचने से फैंस में रैंडी सैवेज और हल्क होगन के मैच को लेकर काफी उत्साह था। ये 1980 के WWE का एक जबरदस्त उदाहरण था, क्योंकि इस मैच में ज्यादातर समय लवली लिज के साथ काम किया गया और वो शुरुआत में शामिल भी रही। सैवेज ने अपने जेलस आशिक के किरदार को बखूबी निभाया, क्योंकि खैर आपको तो पता ही है, जबकि होगन ने अपने हीरोइक बेबी फेस कैरेक्टर को बनाए रखा और अपना दूसरा WWE टाइटल जीता। नंबर 37 कर्ट एंगल वर्सेस शेन मैकमैन एट अ किंग ऑफ द रिंग 2001। कर्ट एंगल अपनी इंटेंस रेसलिंग के लिए काफी फेमस हैं और इंडस्ट्री में उन्हें सभी एक बेहतरीन रेसलर मानते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट सुप्लेक्स और सबमिशन होल्ड जैसे रेसलिंग मूव में माहिर थे, लेकिन जब उन्होंने 2001 के किंग ऑफ द रिंग इवेंट में एक स्ट्रीट फाइट में शेन मैकमैन का सामना किया तो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। उस दिन ये एंगल का तीसरा मैच था। इससे पहले वो टूर्नामेंट के मैचों में क्रिश्चियन और एज से रेसलिंग कर चुके थे। कर्ट एंगल शेन मैकमैन को देखकर आग बबूला हो गए, क्योंकि उनकी वजह से वे लगातार दूसरी बार किंग ऑफ द रिंग नहीं बन पाए थे। WWE के अब तक के सबसे ब्रूटल मैचों में से एक में कर्ट ने जूनियर मैकमैन को जमकर टॉर्चर किया। इसमें दोनों को गंभीर रूप से चोटें आईं, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। सबसे खतरनाक मोमेंट तो वो था जब एंगल ने शेन मैकमैन को एंट्रेंस में लगे ग्लास में ले जा मारा और कांच चकनाचूर हो गई। ये शो तो जबरदस्त हिट रहा, लेकिन इसके लिए दोनों रेसलर को भारी कीमत चुकानी पड़ी। नंबर 36 द रॉक वर्सेस ट्रिपल एच एट समरस्लैम 1998। वे दी एटीट्यूड एरा के दो सबसे बड़े स्टार्स बने, लेकिन रॉक और ट्रिपल एच के लिए हमेशा से ऐसा नहीं था। द रॉक द नेशन ऑफ डोमिनेशन के लीडर के रूप में खुद को साबित करना चाहते थे, जबकि ट्रिपल एच शॉन माइकल्स के रिटायरमेंट के बाद खुद को डीएक्स का नया लीडर बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों द रॉक के इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए 1998 के समर स्लैम में हुए लैडर मैच में खुद को प्रूफ करना चाहते थे। इस मैच ने दोनों को स्टार बना दिया और वो मिड कार्ड की कैटेगरी से निकलकर सीधे मेन इवेंटर्स में पहुंच गए। ऐतिहासिक रूप से ये मैच काफी जरूरी था, क्योंकि फैंस को भविष्य के दो WWE सुपरस्टार मिलने वाले थे। मैच अपने आप में बहुत खतरनाक था और बाकी लैडर मैच से काफी हटकर था। इसमें सिर्फ कलाबाजियां नहीं थी, बल्कि जबरदस्त स्टोरी लाइन और बेहतरीन फाइट के साथ जीतने की लालसा भी थी। इसके बाद भी ड्वेन और हंटर के बीच WWE टाइटल के लिए पे पर व्यू मेन इवेंट्स सहित और भी कई मैच हुए, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, भले ही वो हमारी लिस्ट में ना हो। समर स्लैम 1998 लैडर मैच के दौरान आप दो ग्रेटेस्ट रेसलर को उभरते हुए खुद देख सकते हो। नंबर 35 द अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स एट इन योर हाउस बैड ब्लड। इस काउंटडाउन में दूसरा अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स 5 स्टार क्लासिक। अरे चिंता मत करिए, अभी तो और भी है, सॉरी नॉट सॉरी। रेसलमेनिया 25 क्लासिक से 12 साल पहले द अंडरटेकर और शॉन माइकल्स के बीच पहला हेल इन अ सेल मैच हुआ था। एक ऐसा मैच जो इसलिए करवाया गया ताकि इसमें कोई भी दखल ना दे सके और एक लीगल विनर को ही चुना जा सके। इसका कॉन्सेप्ट 14 साल पहले के द लास्ट बैटल ऑफ एटलांटा रूफ केज मैच से लिया गया था, जिसका सुझाव जिम कॉर्नेट ने दिया था। माइकल्स ने बिना किसी चीज की परवाह किए एक शानदार परफॉर्मेंस दिया, जिसमें दमदार पंप खाने के साथ ही सेल के ऊपर से अनाउंस टेबल पर गिरना भी शामिल है। सच में शॉन अलग ही लेवल पर चले जाते थे जब भी वो चाहते थे। द फिनम ने भी अपने ओपोनेंट की बॉडी के साथ पिन बॉल खेलते हुए शानदार परफॉर्मेंस दिया। ये मैच था जिससे फैंस को अब तक का सबसे बेहतरीन फिनिश देखने का मौका मिला। इसमें लंबे समय से इंतजार कर रहे केन ने डेब्यू किया और इसके साथ शुरुआत हुई दोनों केफेब भाइयों की लंबी चली कहानी की। नंबर 34 जिमी स्नूका वर्सेस बॉब बैकलैंड एट MSG। जब WWE की कहानी के बारे में बात की जाए तो ये इग्नोर करना लापरवाही होगी कि मिड 80s में विंस मैकमैन के नेशनल एक्सपेंशन ड्राइव से पहले कुछ स्टार्स का WWE पर काफी इम्पैक्ट रहा था। हल्कमेनिया के कमान संभालने से पहले जिमी स्नूका और बॉब बैकलैंड जैसे रेसलर्स ने WWE के लिए फैंस की भीड़ जुटाने और रेटिंग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका एक जबरदस्त उदाहरण जून 28, 1982 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दोनों के बीच हुआ WWE टाइटल केज मैच है। मैच चाहे देखने में अच्छा ना हो, लेकिन काफी इफेक्टिव था और इसने फैंस को काफी उत्साहित कर दिया था। फैंस सुपरफ्लाई को बैकलैंड की रेन को खत्म करते हुए देखना चाहते थे। मैच काफी ब्रूटल था और बैकलैंड ने उन्हें स्टील केज में दे मारा, जिससे स्नूका का चेहरा
तरह खून से लथपथ हो गया। दोनों ने एक दूसरे को मारना जारी रखा जब तक हाई फ्लायर ने एक शानदार चीज नहीं की। स्नूका ने मैच के दौरान एक ऐसी चीज की जिसको वो साल भर बाद आइकॉनिक तरीके से फिर से करने वाले थे, जब वो मोरक्को के इसी तरह के मैच में इसी जगह मिलने वाले थे, और वो था स्टील केज के ऊपर से सुपर फ्लाई स्प्लैश मूव को अंजाम देना। मगर उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया और धड़ाम से आकर रिंग के बीचों बीच गिरे, जिसकी वजह से चैंपियन केज से एस्केप कर गए और अपना टाइटल बचा ले गए। प्रोफेशनल रेसलिंग में 1980 के दशक के दो इम्पोर्टेंट आइकन के बीच हुआ ये केज मैच बहुत ही सिग्निफिकेंट था और बैकलैंड के लंबे कैरियर का एक हाईलाइट था। नंबर 33, रे मिस्टीरियो वर्सेस क्रिस जेरिको एट द बैश 2009। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल WWE के सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल में से एक है, या कम से कम होना चाहिए। हालांकि कई बार इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की चमक कम हुई है और फैंस की नजरों में आईसी टाइटल की ज्यादा अहमियत नहीं रह गई है। 2009 में रे मिस्टीरियो और क्रिस जेरिको ने टाइटल की ग्लोरी को वापस लाने के लिए लगातार कई अच्छे मैचेस खेलकर काफी मेहनत की, जिसमें उनके बीच हुए 3 पेपर व्यू मैच भी शामिल थे। एक परफेक्ट दुनिया में इन मैचों को सीरीज से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हर मैच इससे पहले वाले मैच से कनेक्टेड था, जो कि द टाइटल वर्सेस मास्क मैच एट द बैश में जाकर खत्म हुआ। Y2J और अल्टीमेट अंडरडॉग ने शानदार रेसलिंग और बेहतरीन मूव्स का प्रदर्शन किया और एक दूसरे को काउंटर पे काउंटर, काउंटर पे काउंटर, ऐसे काउंटर पे काउंटर किया जो सिर्फ उनके समान स्किल वाले दिग्गज रेसलर ही कर सकते हैं। वे फैंस को लास्ट तक सरप्राइज करते रहे। रे मिस्टीरियो और क्रिस जेरिको ने रिंग में अपने पिछले मैचेस को इस तरह बिल्ड किया जिससे कि वे फैंस को एक रोमांचक स्टोरी लाइन दे पाए, और जिन्होंने इसे शुरू से फॉलो किया था उनके लिए तो ये तोहफे से कम नहीं था। मैच का अंत भी पूरी तरह से उनकी दुश्मनी के हिसाब से था, क्योंकि क्रिस जेरिको ने रे मिस्टीरियो का मास्क उतारा तो उन्हें पता चला कि मिस्टीरियो ने अंदर एक और मास्क पहना हुआ है। ये एक परफेक्ट एंडिंग थी जिसने मैच के ड्रामे और एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया। नंबर 32, जॉन सीना वर्सेस डैनियल ब्रायन एट समरस्लैम 2013। इन दोनों में से एक में वो सभी क्वालिटीज थी जो विंस मैकमैन आमतौर पर पसंद करते हैं, उनकी ट्रेनिंग से लेकर लुक और उनके पूरे प्रेजेंटेशन और कैरेक्टर के बारे में सभी कुछ। इसी वजह से वो पूरे एक दशक तक टॉप पर रह पाए, जबकि दूसरे रेसलर में इनमें से कुछ ही क्वालिटीज थी। वो कद में छोटा था और टेक्निकल रेसलिंग स्टाइल में रेसलिंग करता था, जो कि उसने WWE के बाहर अन्य प्लेटफॉर्म पर सीखा था। और पता है क्या, वो वीगन भी था। विंस मैकमैन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो डैनियल ब्रायन इस लायक ही नहीं थे कि वो जॉन सीना को मैच के लिए चैलेंज कर सकें। इसके बावजूद डैनियल ब्रायन ने समरस्लैम 2013 में WWE टाइटल के लिए जॉन सीना को चुनौती दी और अपने टैलेंट, पर्सनैलिटी और पॉपुलैरिटी के कारण जीत हासिल करने के लिए WWE को मजबूर किया। हालांकि वो दोनों बहुत सी चीजों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, पर डी ब्राय और जॉन सीना में कुछ चीजें तो समान थी, जैसे दोनों का बेला ट्विंस के लिए प्यार, साथ ही शानदार रेसलिंग मैच खेलने का जुनून रखते थे। और ये एक शानदार मैच था, ये एक तरफा मैच नहीं था, क्योंकि दोनों ही अपना बेहतरीन मैच खेल रहे थे। लेकिन डैनियल ब्रायन निश्चित रूप से जॉन सीना को साफ तौर पर हराकर हेडलाइंस में आने वाले थे। मैच के बाद स्पेशल गेस्ट रेफरी ट्रिपल एच की चालबाजी और कैश इन के जरिए रैंडी ऑर्टन को टाइटल मिलने से माहौल और भी गर्मा गया। नंबर 31, क्रिस बेनवा वर्सेस ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स एट रेसलमेनिया 20। एक मैच और खासकर एक एंडिंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव भावनाओं को लाता है कि उसके बाद के 3 या 4 वर्षों में क्या होने वाला है। रेसलमेनिया 20 का मेन इवेंट ट्रिपल थ्रेट वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल एक बेहतरीन मैच था। तीनों रेसलर से रेसलमेनिया 20 में एक 5 स्टार क्लासिक मैच की उम्मीद की जा रही थी, और उनको देख रहे सभी MSG में बैठे फैंस और दुनिया भर के लोग उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस से बेहद खुश थे। रेसलमेनिया 20 से पहले ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स के बीच लगभग 2 साल तक दुश्मनी रही थी, और इसके बाद में उनके बीच दुश्मनी जारी रही। लेकिन इसमें बेनवा के शामिल होने से मामला और भी इंटरेस्टिंग हो गया और फैंस बेसब्री से उनके 18 साल से चैंपियन बनने के सपने को सच होते हुए देखना चाहते थे। क्रिस बेनवा ने आखिरकार अपने लंबे रेसलिंग कैरियर के सबसे बड़े मैच में चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्हें इसके लिए अपना जी जान लगाना पड़ा। मैच में कई ऐसे रोमांचक मोमेंट थे जहां ऐसा लग रहा था कि द गेम या हार्ट ब्रेक किड जीत सकते हैं, लेकिन अंत में रैबिट वुल्वरीन ने मौजूदा चैंपियन को रिंग के बीच में टैप आउट करने के लिए मजबूर किया और जीत हासिल की। मैच के बाद क्रिस बेनवा ने अपने सबसे अच्छे दोस्त एडी गुरेरो को इमोशनल होकर गले लगा लिया, जिसे देखकर अब हमारी आंखें भर आती हैं, लेकिन उस समय ये अपने आप में एक शानदार सेलिब्रेशन था। नंबर 30, ब्रॉक लेसनर वर्सेस एडी गुरेरो एट नो वे आउट 2004। समय के साथ साथ रेसलिंग में होते बदलाव के कारण WWE छोटे कद काठी के रेसलर्स को भी शामिल करने लगा है, और अब पहले की तरह नहीं है कि सिर्फ कोई 6 फीट लंबा और 220 पाउंड्स का रेसलर भी बड़ा मैच जीतेगा। नो वे आउट 2004 में एडी गुरेरो ने एक बड़ा उलटफेर किया जब उन्होंने WWE चैंपियनशिप जीतने के लिए अपने से बहुत बड़े ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। लेसनर WWE के लिए एकदम आइडियल थे।
वो एक परफॉर्मर के रूप में उभर रहे थे और एथलेटिक रूप से ऊंचाइयां छूने वाले थे। लैटिनो हीट को उस समय के रेसलिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से छोटा माना जाता था। अपने छोटे कद के बावजूद गुरेरो एक हाईली स्किल्ड और करिश्माई रेसलर थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर का ज्यादातर समय यूनाइटेड स्टेट्स में मिड कार्ड में गुजारा था। एडी गुरेरो ने 30 मिनट के थका देने वाले मैच में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ एक चौंका देने वाला उलटफेर किया। एडी के लिए ये एक सपने के साकार होने जैसा था, जिसे उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि ये सच हो सकता है, खासकर कि तब जब सब्सटेंस अब्यूज के चलते कुछ साल पहले उन्हें WWE से निकाल दिया गया हो। वो सबसे ज्यादा मिस किए गए लेजेंड्स में से एक थे और वो एक महान मैच के अंत में जीत के हकदार थे। नंबर 29 शॉन माइकल्स वर्सेस द अंडरटेकर एट रेसलमेनिया 26। सही पकड़े हैं, ये हमारे काउंटडाउन का तीसरा शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर मैच है। मैंने तो पहले ही कहा था, याद है ना? चलो छोड़ो, मुझे ही याद दिलाना चाहिए था। सच तो ये है कि इन दोनों के बीच एक गजब की केमिस्ट्री थी और इन दोनों मैचेस में से किसी एक को भी शामिल ना करना बहुत बड़ी गलती होगी। और ये एक ऐतिहासिक मैच है क्योंकि ये शो स्टॉपर के करियर का आखिरी मैच था, कम से कम सऊदी अरेबिया के पहले तक। चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पिछले साल के रीमैच में WWE ने बड़ी चालाकी से दोनों का आखिरी मैच सेट किया। माइकल्स को रेसलमेनिया में अंडरटेकर की विनिंग स्ट्रीक को खत्म करना था, नहीं तो हारने पर उन्हें रिटायर होना पड़ेगा और वो इसके बाद कभी भी रेसल नहीं कर पाएंगे। इस मैच से पुरानी मैच की यादें तो जरूर जुड़ी हुई थी, लेकिन ये एक अलग मैच था। दोनों ने सभी की उम्मीदों के मुताबिक मैच को बेहतरीन तरीके से बिल्ड किया और थके हुए फैंस को आखिरी तक बांधे रखा। ड्रामे से भरपूर मैच में दोनों ही कई बार जीत के बेहद करीब थे। आखिरकार अंडरटेकर के जीतने के साथ ही WWE के इतिहास के सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक माइकल्स के शानदार करियर का अंत हो गया। नंबर 28 रॉब वैन डैम वर्सेस जेफ हार्डी एट इन्वेजन। 2001 में द WCW और ECW इन्वेजन ऑफ WWE सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बुरी तरह से असफल रहा, पर इसमें एक खास चीज थी। रॉब वैन डैम को ग्लोबल स्टेज पर अपनी छवि बनाने का मौका मिला। रोस्टर पर बाकी रेसलर्स से अलग रॉब वैन डैम का अनोखा अंदाज और उनके पर्सोना ने तुरंत ही WWE ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया। जेफ हार्डी का रेसलिंग स्टाइल रॉब वैन डैम जैसा ही था और उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही थी, जिससे वो सबसे बेहतरीन ओपोनेंट बनकर रॉब वैन डैम के सामने आए। उनका एक साथ सबसे अच्छा मैच उनका पहला मैच था, जो द इन्वेजन पे पर व्यू में एक हार्डकोर टाइटल मैच था। ये शो स्टीलिंग मैच था जिसका फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने मजा लिया। उस दौरान कई हार्डकोर टाइटल मैच अक्सर बिना किसी एक्साइटमेंट के होते थे और वो किसी कॉमेडी की तरह लगते थे, जिसमें रेसलर बार बार एक दूसरे को हथियारों से मारते थे। हालांकि रॉब वैन डैम और जेफ हार्डी ने इसके बजाय एक ऐसा मैच दिया जिसमें हाई फ्लाइंग मूव्स और ऑडियंस को आकर्षित करने वाले बड़े मूव्स थे और केवल चेयर्स और लैडर्स का इस्तेमाल किया गया था। अगर आप एक WWE हार्डकोर टाइटल मैच देखने जा रहे हैं तो ये मैच आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 27 ओवेन हार्ट वर्सेस ब्रेट हार्ट एट रेसलमेनिया 10। एक ऐसी स्टोरी लाइन जिससे कई लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, वो है जेलस भाई की। रेसलिंग में लड़ने वाले भाइयों की स्टोरी लाइन देखने में तो बहुत आकर्षक लगती है, पर कभी कभी उनकी केमिस्ट्री का जादू भी नहीं चलता। जब रेसलमेनिया 10 के ओपनिंग मैच में पहली बार ब्रेट और ओवेन हार्ट का आमना सामना हुआ तो उन्हें केमिस्ट्री या उनकी स्टोरी लाइन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। द हिटमैन और द रॉकेट के बीच ये मैच अपने आप में एक बेहतरीन मैच था। पूरे 20 मिनट तक उन्होंने छोटी सी गलती भी नहीं की और उन्होंने मैच को जबरदस्त स्टोरी लाइन के साथ नेचुरल तरीके से आगे बढ़ाया। रिंग में अपनी प्रेसिजन और टेक्निकल एबिलिटी के कारण ब्रेट हार्ट को द एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन के रूप में जाना जाता था और इस मैच में दोनों का ही एग्जीक्यूशन एक नंबर था। इससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव बात यह है कि उन्होंने शो से कुछ दिन पहले गेम प्लान को पूरी तरह से बदल दिया। ओवेन के हाई फ्लाइंग मूव्स को कम कर दिया गया और इसकी जगह स्नीकी हील टैक्टिक्स को शामिल किया, जिसने किसी जादू की तरह काम किया और इसने WWE में ओवेन हार्ट के स्टेटस को बढ़ाने में मदद की, जिससे उन्हें पिंक एंड ब्लैक अटैक बनकर WWE टाइटल शोडाउन के लिए मैच खेलने का मौका मिला। सच में दोनों भाइयों ने कमाल कर दिया। नंबर 26 स्टीव ऑस्टिन वर्सेस केविन ओवेंस एट रेसलमेनिया 38। रेसलिंग में नॉस्टैल्जिया की अलग जगह है और खासकर रेसलमेनिया जैसे बड़े और स्पेशल इवेंट में। जैसे स्टीव ऑस्टिन के लिए 2022 के शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स में 19 सालों के बाद अपना पहला मैच खेलना एकदम सही फैसला था, जो कि ऑस्टिन के होम स्टेट टेक्सास में आयोजित किया गया था। जबकि मैच को लेकर पहले से कोई प्रचार नहीं किया गया था, फिर भी न्यूज में दिखाए गए अटकलें और ऑस्टिन की तैयारी और उनके शेप को देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि वे रिंग में वापसी करने वाले हैं। केविन ओवेंस ने कई महीनों तक टेक्सास का अपमान किया और इसके कारण स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया 38 में उनका सामना करने के लिए रिटायरमेंट से बाहर आ गए, जहां उनका मैच इवेंट के पहले दिन ही रखा गया। ऐसी अटकलें थी कि स्टीव ऑस्टिन जो 50 के हो चुके थे और पूरे कैरियर के दौरान चोटों से परेशान रहते
चाहते थे पहले की तरह दिख पाएंगे या रेसलिंग कर पाएंगे। हालांकि ये अटकलें तब दूर हो गई जब उनके और केविन ओवेंस के बीच एक एक्साइटिंग एटीट्यूड एरा के टाइम जैसा मैच खेला गया, जिसने फैंस को 1998 के धुआंधार ऑस्टिन की याद दिला दी। अरे मेरा साउथ पार्क VHS और 20p बॉटल ऑफ पांडा पॉप कहाँ है, मुझे अभी चाहिए। नंबर 25, TLC2 एट रेसलमेनिया X7। किसी क्लासिक मैच को दोहराना काफी कठिन होता है, खासकर जब वो मैच पहले टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स मैच जितना शानदार हो। एज और क्रिश्चियन, द हार्डी बॉयज और द डडली बॉयज के टैलेंट, क्रिएटिविटी और फियरलेसनेस का एक प्रूफ है कि उन्होंने रेसलमेनिया X7 में न केवल अपने पहले खेले गए मैच को बखूबी दोहराया बल्कि उससे भी बेहतरीन करके दिखलाया। TLC2 एक अमेजिंग मैच था जो नॉन स्टॉप एक्शन और इनक्रेडिबल स्टंट से भरा हुआ था। सभी एक्साइटिंग मोमेंट्स के बारे में बताना काफी मुश्किल है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये अब तक के सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स फेस्ट में से एक था। सभी 6 रेसलर्स अपने पिछले परफॉर्मेंस से भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, खासकर जब मैच रेसलमेनिया में बड़े पैमाने पर ऑडियंस की भीड़ के सामने हो रहा था। 3 टीमों के अलावा राइनो, स्पाइक डडली और लीटा ने भी TLC2 के मैच में अपनी भूमिका निभाई और जिससे मैच का एक्साइटमेंट बढ़ा और इसमें और भी ड्रामा जुड़ गया। TLC2 के कुछ खास पलों में एज का काफी ऊंचाई में जेफ हार्डी पर स्पेयर मारना, मैट और बबा का रिंग साइड टेबल पर क्रैश करना और जेफ हार्डी का लैडर से सिग्नेचर स्वेंटन मूव को टेबल पर अंजाम देना शामिल है। हालांकि मैच का हर एक मोमेंट इम्प्रेसिव था और पूरे मैच के दौरान एक्साइटमेंट और इंटेंसिटी बनी रही। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मैच में हर मिनट के साथ स्टंट और ड्रामा बढ़ता गया। नंबर 24, हल्क होगन वर्सेस द आयरन शेक इन MSG। ये 1980 के दशक के दौरान WWE की एक ट्रेडमार्क स्टोरी लाइन है, जिसमें अमेरिकन मेड बेबी फेस स्टार और बाहरी हील रेसलर के बीच WWE टाइटल के लिए मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कई मैच हुए थे। आयरन शेक ने हाल ही में हल्क होगन के खिलाफ मैच से 28 दिन पहले ही बॉब बैकलैंड से WWE टाइटल जीता था और MSG के कई फैंस को ऐसा लग रहा था कि ये बस एक टेम्परेरी चैंपियन है ताकि उनसे गोल्डन गूस ये टाइटल जीत सके। असल में ऐसा ही हुआ। मैच सिर्फ 5 मिनट में ही सिमट गया और सिग्नेचर लेग ड्रॉप मूव के जरिए होगन नए WWE चैंपियन की लिस्ट में शामिल हो गए। हालांकि जल्द ही खत्म होने के बावजूद भी मैच एकदम सही था और पहली ही फाइट में होगन को ज्यादा एक्सपोज न करना बुद्धिमानी से भरा फैसला था। इसने WWE में मॉडर्न एरा की धमाकेदार शुरुआत की और असल में इसने इतिहास रच डाला। इस मैच के साथ साथ इसके प्री और पोस्ट मैच इंटरव्यूज को देखने का भी अपना मजा है भाई। नंबर 23, टीम सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी एट सर्वाइवर सीरीज 2014। WWE की मस्ट वॉच लिस्ट सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन टैग मैच के बिना पूरी ही नहीं हो सकती। मजा नहीं आया क्या? अरे सच में भरोसा रखो भाई, 2014 सर्वाइवर सीरीज मेन इवेंट ऐसे ही कहीं से भी उठाकर इस लिस्ट में नहीं डाल दिया। एक्साइटिंग मोमेंट्स, हाई स्टैंडर्ड्स और बेहतरीन स्टोरी लाइन की वजह से ये WWE के सबसे बेहतरीन मैचेस में से एक है। इसी वजह से दूसरे मैचेस के मुकाबले इस मैच को तो लिस्ट में होना ही चाहिए। डॉल्फ जिगलर को स्पेशल क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जिन्होंने शॉन माइकल्स के जैसे बेबी फेस बनकर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इस तमाशे से खुद को बाहर रखना फैंस के लिए काफी मुश्किल था और WWE ने मौका देखकर चौका मार दिया। उन्होंने फैंस के सामने स्टिंग को पहली बार पेश किया। इसकी वजह से मैच का रोमांच और बढ़ गया। मैच में चारों तरफ ड्रामा चल रहा था और अगर मैच से कॉन्टेक्स्ट निकाल दिया जाता तो शायद ये मैच नहीं चल पाता, लेकिन इस मैच ने फैंस को आखिर तक एंगेज रखा। इन सब के अलावा मैच में हुए अनएक्सपेक्टेड एलिमिनेशंस और हील टर्न्स ने फैंस को मानो हिलाकर रख दिया। नंबर 22, रैंडी सैवेज वर्सेस रिक फ्लेयर एट रेसलमेनिया 8। रेसलमेनिया 5 से पहले रैंडी सैवेज को बहुत गुस्सा आया जब उन्हें ये शक हुआ कि मिस एलिजाबेथ का हल्क होगन के साथ चक्कर चल रहा है। रेसलमेनिया 8 के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ। रिक फ्लेयर ने आग में घी डालते हुए सैवेज की पत्नी एलिजाबेथ के साथ अपने कथित पूर्व संबंधों के बारे में रैंडी सैवेज को ताना मारा। फ्लेयर ने दावा किया कि एलिजाबेथ सैवेज की होने से पहले उनकी थी और उन्हें डैमेज सामान के रूप में बताया, जिसने उनके आपसी झगड़े को और बढ़ा दिया। अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इस घटना के बाद सैवेज इतना आग बबूला हो गए कि वो रिक फ्लेयर को जान से मारकर उनका WWE टाइटल ले लेना चाहते थे। दोनों रेसलर का अपना अपना यूनिक स्टाइल था, लेकिन एक दूसरे के बीच हो रहे अपने करियर के पहले सिंगल मैच के दौरान रिंग में दोनों ने मिलकर ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया कि ऑडियंस तो बस देखते ही रह गई। इससे पहले रिंग में वे बस 2 बार ही आमने सामने आए थे, 1992 रॉयल रंबल और हाउस शो के रूप में एक टैग मैच में। इन दोनों के बीच चल रहे मैच में लोगों को काफी मजा आ रहा था, लेकिन क्योंकि ये रेसलमेनिया 8 था
तो एक्स्ट्रा मसाला मिलना तो बनता ही था। मिस्टर परफेक्ट और एलिजाबेथ की एंट्री ने मैच को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया और इसमें और भी ड्रामा जोड़ा। इस तरह इन दोनों ग्रेट आइकन ने अपनी पर्सनल स्टोरी लाइन और बेहतरीन रेसलिंग परफॉर्मेंस से मैच को आने वाले कई सालों के लिए यादगार बना दिया। नंबर 21, क्रिस जेरिको वर्सेस द रॉक एट नो मर्सी 2001। उस समय इन्वेजन स्टोरी लाइन का क्रेज कम हो चुका था और WWE को भी ये बात समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने अलायंस और WWE स्टोरी लाइन को एक साथ करने के बजाय उन्होंने पर्सनल स्टोरी और मैचेस पर ध्यान दिया, भले ही वो WWE के हों या फिर अलायंस के। इन्वेजन स्टोरी लाइन में WWE रेसलर का मैच दूसरे WWE रेसलर के साथ ही होता था और इसी तरह अलायंस वाले रेसलर का मैच आपस में रखा जाता था और फैंस हर वीकेंड अलायंस और WWE में अपनी पसंद को बदलते रहते थे। इन्वेजन स्टोरी लाइन के इस पागलपन के बावजूद भी इसने फैंस को एक ऐसा मैच दिया जिसे कई सालों तक याद किया जाता रहेगा। ये नो मर्सी में WCW टाइटल के लिए द रॉक और क्रिस जेरिको के बीच बेहद रोमांचक मैच था। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के सबसे इलेक्ट्रीफाइंग मैन और आयातोला ऑफ रॉक एंड रोला के बीच चल रहे इस जबरदस्त एंटरटेनिंग मैच को देखकर फैंस इसके पीछे के मनी एंगल को भूल ही गए और इसने WWE की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। अगर द रॉक और क्रिस जेरिको किसी पेपर व्यू मैच में टाइटल के लिए आमने सामने हो तो आपको तो पता ही है कि क्या धमाल होगा, लेकिन इन दोनों ने उन सभी उम्मीदों को पार करते हुए एक बेहतरीन मैच खेला। इस कामयाबी ने कुछ महीनों बाद जेरिको के हील बनने की शुरुआत की और टाइटल विन के लिए भी स्टेज सेट कर दिया। नंबर 20, एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना एट रॉयल रंबल 2017। जिन लोगों ने भी जॉन सीना का WWE में और एजे स्टाइल्स का TNA में साथ साथ सुपरस्टार बनना देखा था, उनके लिए इन दोनों का रिंग में भिड़ने का ख्याल भी लगभग असंभव था। द फेनोमेनल वन WWE के लिए बहुत ही छोटे थे और ये तो कतई मुमकिन नहीं था कि विंस का सबसे बड़ा इक्का कभी भी अपने आप को इम्पैक्ट जोन में एंट्री करते पाएगा। लेकिन 2016 आते आते हालात काफी बदल गए थे, जब स्टाइल्स WWE में आने की तैयारी में थे और सीना अभी भी बड़े खिलाड़ियों में से एक थे, लेकिन वो ज्यादातर एक पार्ट टाइम परफॉर्मर बन गए थे। कई महीनों तक चली उनकी कहानी, जिसमें शामिल था मनी इन द बैंक और समर स्लैम में उनके मैचेस बहुत ही शानदार थे, पर दोनों ने 2017 रॉयल रंबल में हुए अपने WWE टाइटल मैच में किसी तरह पहले से भी बेहतर प्रदर्शन किया। ये इन दोनों का सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस था, एक धमाकेदार 25 मिनट जिसमें इतने अविश्वसनीय नियर फॉल्स थे कि हर कोई सोचने को मजबूर था कि कौन जीतेगा। नंबर 19, ट्रिश स्ट्रेटस वर्सेस मिकी जेम्स एट रेसलमेनिया 22। 2006 के रेसलमेनिया 22 में ट्रिश और मिकी जेम्स के बीच विमेंस टाइटल मैच हुआ, जो कि न सिर्फ 1 मिनट लंबा बेहतरीन मैच था, बल्कि उस कहानी का अंत था जो कि पिछले 6 महीने से चल रही थी। ट्रिश और मिकी की सिंगल वाइट फीमेल मूवी से प्रेरित कहानी की लोकप्रियता लंबे अरसे से WWE में किन्हीं भी 2 महिला रेसलर्स को मिली लोकप्रियता से कहीं ज्यादा थी और इसी ने उनके मैच को बहुत यादगार बनाया, क्योंकि वैसे तो ज्यादातर मैच की लड़ाई अच्छी थी, कहीं कहीं ढीली ढाली भी थी, जिसमें शामिल था मैच का अंत जो एकदम खराब था। पर प्रशंसक इन सब के लिए इस मैच को याद नहीं रखेंगे, वो याद रखेंगे दर्शकों के एक्साइटमेंट से चिल्लाने के लिए, याद रखेंगे जिस तरह दोनों अपने किरदार निभाए उसके लिए, और याद रखेंगे कैसे मैच जिस तरह चला वो सही में दोनों के बीच चलती कहानी में कितनी अच्छी तरह से घुल मिल गया इसके लिए। हाँ, दोनों महिलाओं ने अपने करियर में इससे भी अच्छे मैच लड़े जरूर हैं, लेकिन कुछ ही इतने सिंबॉलिक, मीनिंगफुल या इम्पोर्टेंट रहे हैं। नंबर 18, कर्ट एंगल वर्सेस क्रिस बेनवा एट रॉयल रंबल 2003। चाहे जितने चाहो इसे एंटरटेनमेंट का खेल बुला लो, लेकिन इसको नाम तो रेसलिंग का ही दिया गया है और वो 2 लोग जिन्होंने यही रेसलिंग किसी से भी बेहतर की है वो थे कर्ट एंगल और क्रिस बेनवा। रैबिट वुल्वरीन और द ओलंपिक हीरो 2003 रॉयल रंबल से पहले भी आपस में कई बार भिड़ चुके थे, लेकिन बॉस्टन में उस रात उनका WWE टाइटल मैच उन दोनों के बीच खेला गया उनका सबसे बढ़िया मैच था। ये दास्तां बनी 2 बेमिसाल टेक्नीशियंस की, जो ऐसा लग रहा था मानो एक ह्यूमन चेस मैच की बाजी खेल रहे हैं और एक दूसरे को चकमा देने की हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम था काफी शानदार और दिलचस्प काउंटर रेसलिंग। मैच में सुप्लेक्स और सबमिशन अटेम्प्ट्स की कोई कमी नहीं थी, जैसा कि आपको उम्मीद होगी, और मैच की स्पीड कभी कम नहीं हुई। नतीजन मैच के आखिरी पल थोड़े पेचीदा जरूर थे, मगर थे बहुत ही शानदार। अच्छी बात ये रही कि कांटे की टक्कर और कड़े संघर्ष वाले मैच में एंगल ने बिना कोई बेईमानी किए टाइटल बेल्ट अपने पास बनाए रखी, जिसके लिए उन्हें क्रॉस फेस के सारे अटेम्प्ट्स से बचना पड़ा और आखिरकार उन्होंने द क्रिपलर को एंकल लॉक में फंसा लिया और टैप आउट करने पर मजबूर कर दिया। बेनवा उस रात मैच जरूर हार गए, लेकिन जब वो मैच के बाद रिंग में खड़े हुए तो उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दर्शकों ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जो कि उस समय काफी रेयर था। नंबर 17, द शील्ड वर्सेस रायबैक एंड टीम हेल नो एट TLC 2012।
सर्वाइवर सीरीज 2012 में अपने डेब्यू और आगे आने वाले कई हफ्तों तक WWE टेलीविजन पर बवाल मचा के द शील्ड WWE में आते ही तुरंत अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। पर एक टीम की तरह उनकी पहली असली परीक्षा रिंग में उनके डेब्यू मैच में होने वाली थी, जो कि हुआ TLC पे पर व्यू में। 6 मैन टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स मैच में बेबीफेस, टिकली, रायबैक और टीम हेल नो के खिलाफ डाले गए रॉलिंस, रेंस और एम्ब्रोस ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए काफी मजबूत शुरुआत करी। ये 25 मिनट लगातार बिना रुकावट चलने वाला गजब एक्शन से भरा हंगामा था। जरूरी बात यह है कि मैच की कहानी बहुत अच्छी थी और हर किसी को हथियारों से मार खाने, बड़े झटकों और स्टंट्स के बीच चमकने का पूरा मौका भी मिला। यहाँ तक कि द बिग गाय, जो कि हाल के समय में मजाक का पात्र बन चुके थे, उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये पूरी तरह से शो स्टीलर मैच था जो कभी भी उबाऊ नहीं लगा और इसने शील्ड के आ जाने की घोषणा बहुत ही बड़े पैमाने पर करी और सबको हाउंड्स ऑफ जस्टिस पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। नंबर 16, गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट रेसलमेनिया 33। रेसलमेनिया 20 में ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मौजूद उपद्रवी क्राउड ने भयंकर तरह से बू करके बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि रेसलमेनिया के तुरंत बाद ये दोनों रेसलर कंपनी छोड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था जिसने एक ड्रीम मैच को पूरी तरह से डरावने सपने में बदल दिया था। उस समय ये देखकर हंसी जरूर निकल रही थी। सौभाग्य से बिग बिल और बीस्ट इनकार्नेट को 13 साल बाद मौका मिला उस रात को भुला देने का और पिछली बार से इसका परिणाम कहीं ज्यादा बेहतर रहा, बजाय एक लंबे बेमन लड़े गए उबाऊ मैच के जैसा उन्होंने लड़ा था सालों पहले। ब्रॉक और गोल्डबर्ग घंटी बजते ही एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। ये एक रेसलिंग मैच कम और मॉन्स्टर मूवी जैसे कि गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग ज्यादा लग रहा था, जिसमें ये दोनों दानवों की भिड़ंत ने एरेना में मौजूद 75,000 दर्शकों को पागल करके रख दिया था। ये साफ दर्शाता है कि रेसलिंग में ये उतना मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं और कितना करते हैं, बल्कि आप कैसे करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। क्योंकि ये मैच 5 मिनट से भी कम में खत्म हो गया और फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला रहा, प्यार में बिताए 2 पल की तरह। नंबर 15, शॉन माइकल्स वर्सेस मैनकाइंड एट इन योर हाउस माइंड गेम्स। केवल एक मुकाबले के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी मैनकाइंड और शॉन माइकल्स के बीच का मैच अपने आप में एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। एक तरफ है चुस्त दुरुस्त प्रिटी बॉय बेबी फेस चैंपियन, तो दूसरी तरफ नकाब पहने एक क्रूर खलनायक जिसके हर एक मूव से भयानक खतरा महसूस होता है। रिंग के अंदर दोनों के स्टाइल इससे और ज्यादा अलग नहीं हो सकते थे, पर शायद इससे ज्यादा अच्छे से दोनों तालमेल भी नहीं बैठा सकते थे, क्योंकि माइकल्स और फोली दोनों अपने शरीर की हदें पार करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जिसकी वजह से ये मैच और भी शानदार हो गया। शॉन इस समय अपनी शारीरिक योग्यता की ऊंचाइयों पे थे और मिक अपने पहले WWE मेन इवेंट में सब पर गहरी छाप छोड़ने को पूरी तरह से उतावले थे, तो दोनों ने मार और झटके खाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं कि ये पूरा मैच सिर्फ उठापटक वाला था, बल्कि इसमें काफी साइकोलॉजी और कैरेक्टर वर्क भी था और इन दोनों ने 26 मिनट लंबे चले इस शानदार मैच में एक बांध के रखने वाली कहानी दर्शाई। उस समय अगर एक चीज लोगों को खटकती तो वो थी मैच का कोई निर्णायक अंत ना होना, लेकिन मैच खत्म होने के बाद द वेडर, सेट और द अंडरटेकर की लड़ाई में शामिल होने से लोगों में जोश जरूर भर गया था। नंबर 14, ब्रेट हार्ट वर्सेस राउडी पाइपर एट रेसलमेनिया 8। मनोरंजक बनाने के लिए सबसे कठिन मैचेस में से अगर कोई होते हैं तो वो होते हैं बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस, क्योंकि दर्शकों का किसी एक की तरफ झुकाव नहीं होने की वजह से उनको लड़ाई में दिलचस्पी नहीं आती। ऐसी स्थिति में 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ी ब्रेट हार्ट और राउडी पाइपर पर छोड़ देना चाहिए कि कैसे सब सही करना है, क्योंकि उनका रेसलमेनिया 8 का ऑल बेबी फेस एनकाउंटर अपनी तरह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बजाय इसके कि दोनों को अच्छा आदमी माना जाता है, ना दोनों में से किसी ने इस बात को बढ़ावा देने की कोशिश करी और ना ही किसी ने हीरो बनने की कोशिश करी, और उनका मैच उस समय के किसी भी और मैच की तरह ही मुश्किल था। हॉट रॉड ने फायदा उठाने की कोशिश भी करी जब ब्रेट हार्ट के सर से खून निकलने लगा और राउडी ने चोट पे काट लिया, जो कि हालांकि उस वक्त छुपा के किया गया था, क्योंकि WWE ने उस समय टीवी पे खून न दिखाने का नियम लागू कर रखा था। प्लेयर ने भी बाद में सैवेज के साथ अपने मैच में खून बहा के मैच रोमांचक बनाने की कोशिश करी, लेकिन WWE को उनके बारे में पता चल गया था और उन पर जुर्माना लगाया गया था। ये मैच अक्सर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ब्रेट उस समय एक मशीन की तरह थे जिन्होंने बिना थके बिना रुके उन दिनों कई ऐसे क्लासिक मैच खेले थे, लेकिन ये पाइपर के सबसे अच्छे मैचेस में एक जरूर था और मैच में अपने आप में एक अच्छी कहानी बुनी गई जिसमें दोनों ने अच्छे से अपना किरदार निभाया। आखिर में मैच को और यादगार बनाया राउडी का हिटमैन के लिए एकदम क्लीन तरह से हारना और उनका इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल सौंपने से, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत आश्चर्यजनक था। रिस्पेक्ट। नंबर 13, माइक ऑसम वर्सेस मसाटो टनाका एट ECW वन नाइट स्टैंड 2005। ECW पे ताला लगाने के सीधे 4 साल बाद
WWE ने एक बार फिर से ECW को पुनर्जीवित करने का सोचा। वन नाइट स्टैंड 2005 के जरिए एक यादों से भरा प्रेम पत्र पॉल हेमन की रेवोल्यूशनरी कंपनी के लिए पूरा शो प्रेजेंटेशन से लेके मैचेस से लेके बुकिंग तक सब एकदम सटीक बनाया गया था। लेकिन उनमें एक मुकाबला ऐसा था जो सही मायनों में उस रात का सबसे अच्छा मैच होने का खिताब ले गया। और मजे की बात यह है कि उस मैच में कोई भी WWE से जुड़ा हुआ रेसलर शामिल नहीं था, बल्कि 2 ECW ओरिजिनल परफॉर्मेंस थे जिन्हें सबके सामने अपने आप को साबित करना था। माइक ऑसम और मसाटो टनाका, जिन्होंने पहले भी कई बार ECW में शानदार मैच खड़े किए थे, उन्होंने एक बार जैसे समय में पीछे जाते हुए एक आखिरी बार मैच खेला। और एक शब्द में कहूँ कि वो कैसा था तो ऑसम। माइक को खुद को साबित करना था, न सिर्फ ECW के वफादारों को जो उनके ECW चैंपियन रहते हुए कंपनी छोड़ के प्रतिद्वंदी कंपनी WCW में शामिल हो जाने से उनसे नफरत करते थे, बल्कि WWE रेसलर्स और प्रशंसकों के सामने भी, जिनके सामने वो इन्वेजन के दौरान बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ये मैच एक लकड़ी तोड़, दिमाग के पुर्जे ढीले कर देने वाला हंगामा था जो बस बढ़ता गया और बढ़ता गया। और हालांकि जितना दोनों ने किया वो किसी और को नकल नहीं करना चाहिए अगर उन्हें लंबा करियर चाहिए, लेकिन आप इस प्रयास को नकार भी नहीं सकते। नंबर 12, द रॉक वर्सेस स्टीव ऑस्टिन एट रेसलमेनिया X7। कुछ ही राइवलरी ऐसी हैं जो एक पूरे एरा को डिफाइन कर सकें, और द रॉक और स्टीव ऑस्टिन की लड़ाई एटीट्यूड एरा को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाली फ्यूड थी। द टेक्सास रेटल स्नेक और द ब्रह्मा बुल ने उस दौरान 2 रेसलमेनिया को हेडलाइन किया था और एक तीसरा रूथलेस एग्रेशन के समय। और हालांकि उनके ये तीनों मैच बहुत अच्छे थे, इस टिकड़ी में उनका बीच वाला मैच ऐसा है जो सबसे यादगार रहेगा। उसकी कहानी बहुत ही सीधी सरल लेकिन असरदार थी। दोनों आदमी WWE चैंपियन बनना चाहते थे और दोनों में से कोई भी टाइटल ना जीत पाने का सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ जहां ऑस्टिन अपनी गर्दन की सर्जरी के बाद वापसी कर रहे थे और बड़ी संख्या में मौजूद टेक्सास की भीड़ के सामने अपना ताज वापस पाना चाह रहे थे, वहीं रॉक अपनी राजगद्दी बचा के रखना चाहते थे, जो कि उन्होंने स्टोन कोल्ड की गैर मौजूदगी में हत्या ली थी। लिम्प बिस्किट के माय वे वीडियो के साथ तैयार किए गए इस मैच के दर्शकों की उत्सुकता छत फाड़ के भाग रही थी और मैच बिल्कुल उनकी कसौटी पे पूरी तरह से खरा उतरा, या शायद उससे ज्यादा ही। 2 दबंग जो बस एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए थे साल के सबसे बड़े शो पे। हाँ, ऑस्टिन की चौंका देने वाली हील टर्न एक गलत निर्णय लगा, लेकिन उससे इस शानदार मैच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 11, जॉन सीना वर्सेस CM पंक ऑन रॉ। 2 महान राइवल्स के बीच 25 फरवरी 2013 को रॉ एपिसोड के मेन इवेंट में आखिरी बार खेले गए मैच को देख कई लोग चकित रह गए कि वो मैच इतना अच्छा कैसे हुआ, लेकिन उन्हें चकित नहीं होना चाहिए था। पंक और सीना जब भी रिंग में आमने सामने होते थे वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते थे, और जब रॉ का मेन इवेंट हो और बात हो रेसलमेनिया में द रॉक के खिलाफ WWE टाइटल के लिए खेलने का मौका मिलने की, तो दोनों बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले थे। इस मुकाबले की सफलता के पीछे का राज ये है कि इन दोनों ने हमें ये भरोसा दिलाया कि मैच का नतीजा वो नहीं होगा जो हर दर्शक मान के बैठा था होने वाला है। ये एक रेसलमेनिया योग्य मैच था जो कि फ्री टेलीविजन पे खेला गया, और सच बताऊं तो इसके सामने आगे हुआ रॉक वर्सेस सीना का मैच फीका पड़ गया। इन दोनों ने मैच के अनाउंसर्स को भी उस वक्त चौंका के रख दिया जब एक मनोरंजक फॉल्स फिनिश में पंक ने सीना को पाइल ड्राइवर दे मारा, एक ऐसा मूव जो काफी अरसों से WWE में बैन था। पंक ने खुद ये माना है कि वो अपने करियर में सबसे ज्यादा इस मैच पे गर्व करते हैं क्योंकि इस मैच के समय उन्हें बहुत तेज बुखार था और सीना और पंक ने 30 मिनट का ये मैच खेला बिना पहले से कुछ तय किए, बस उस पाइल ड्राइवर के सिवा। अब इसे मैं कहता हूँ रेसलिंग की कला। नंबर 10, रैंडी सैवेज वर्सेस रिकी स्टीमबोट एट रेसलमेनिया 3। कई भविष्य के सितारों को रेसलिंग बिजनेस में आने के लिए प्रोत्साहित करने वाले मैचेस में रिकी स्टीमबोट और रैंडी सैवेज का रेसलमेनिया 3 में खेला हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच का नाम बार बार आता है, और इस मैच को आज भी बहुत आदर सम्मान मिलता है। होगन और आंड्रे के मैच ने भले ही उस दिन के शो की टिकट्स बेची हों, पर द ड्रैगन और द माचो मैन ने अपने बेहतरीन खेल से शो जीत लिया और उस समय के हिसाब से काफी तेज गति से मैच खेला, जिसमें शुरुआत से बहुत सारे नियर फॉल्स शामिल थे। जैसा कि पहले भी देखा गया था, सैवेज छोटी से छोटी बारीकी पे गौर करने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने स्टीमबोट को पूरा मैच पहले से ही बता दिया था, जिससे उन दोनों ने अपने मूव्स और मैच के मूव्स इस हद तक याद कर लिए थे कि वो उनके दिमाग में छप गया था। जाहिर तौर पे एक मैच सिर्फ आर्म ड्रैग्स या चेस्ट चॉप्स के बारे में नहीं होता। मैच में ये भी जरूरी है कि क्या कहानी दिखाई जा रही है, क्या भावनाएं पैदा हो रही हैं और कैसे इतनी बड़ी भीड़ के इमोशंस में एक्साइटमेंट लाया जा रहा है, जिसके बाद मैच का नतीजा वो निकले जो सब देखना चाह रहे थे। हाँ, मैच में जाने से पहले उसके पीछे की आकर्षक कहानी से उनको बहुत मदद मिली, जिसके अनुसार द ड्रैगन अपना गला दबाए जाने का बदला लेना चाह रहे थे और ये उनका आखिरी मौका होता टाइटल के लिए लड़ने का। इस सब के बारे में कुछ तो खासियत है जो कि समय के परे है, चाहे वो रिंग के अंदर का बढ़िया एक्शन हो या मैच की कहानी हो या फिर भले ही सिंपल मगर ब्रिलियंट रिंग गियर जो वो उस मैच में पहन के आए थे।
नंबर 9 सिक्स मैन हेल इन अ सेल आर्मेगेडन 2000। इस सितारों की फौज की तरफ देखिए तो जरा भाई साहब, इतिहास के 5 सबसे महान खिलाड़ी और उनके साथ रिकिशी। बस मजाक कर रहा था बिक्किश, मुझे स्टिंग फेस मत मार देना। 2000 साल खत्म होते होते WWE के पास टॉप लेवल स्टार्स की भरमार हुई पड़ी थी और उन्होंने उनमें से 6 को एक साथ एक मैच में छोड़ देने का निश्चय किया, वो भी हेल इन अ सेल मैच में, जो कि उनका साल का आखिरी और एकदम सटीक रखे गए नाम का पेपर व्यू था, आर्मेगेडन। एटीट्यूड एरा के 6 महारथी एक दूसरे से पिछले कई महीनों से किसी न किसी रूप में उलझ चुके थे और सब कुछ आगे इधर टिक गया जहां कर्ट एंगल का WWE टाइटल दांव पे लगा था। सेल के अंदर सारी कहानियां बहुत ही दिलचस्प तरीके से एक दूसरे में जाके मिल रही थी। जैसे जैसे एक के बाद एक सारे रेसलर्स पिट रहे थे और लहूलुहान हो रहे थे। मैच के बीच विंस मैकमैन और उनके चेलों ने इस पागलपन को रोकने की कोशिश करी, पर बात और ज्यादा बिगड़ ही गई जब उन्होंने सेल का दरवाजा तोड़ के अलग कर दिया। इस नेक काम के बदकिस्मत शिकार बने रिकिशी जब उनका 400 पाउंड का शरीर उस स्टील के पिंजरे के बगल से गिरते हुए नीचे खड़े ट्रक में जाकर गिरा। ये इस मैच का सबसे शानदार पल था, लेकिन ये पूरा मैच भी बहुत शानदार था और एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि क्यों इस एरा को लोग इतने खुशी खुशी याद करते हैं। नंबर 8 शॉन माइकल्स वर्सेस रिक फ्लेयर एट रेसलमेनिया 24। अगर आपको तुरंत अपना 4 दशक का ऐतिहासिक करियर समाप्त करना हो तो रेसलमेनिया में एक और महान खिलाड़ी के खिलाफ एक यादगार आखिरी मैच से ज्यादा अच्छा कुछ भी हासिल कर पाने में आप संघर्ष करेंगे। रिक फ्लेयर के साथ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट किया गया जब उन्हें अपने अलविदा कहने वाले मैच में शॉन माइकल से सबसे बड़े शो पे भिड़ने से पहले WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सबसे बड़े शो की बात करी जाए तो स्लिक रिक उम्र दराज हो चुके थे और पहले जैसे चुस्त और दुरुस्त नहीं रह गए थे, लेकिन अगर कोई था जो उनके अंदर से एक अच्छा मैच निकलवा सकता था तो वो थे HBK। ये मैच उस मंच और दांव पे लगी बाजी की भव्यता जितनी ही शानदार रहा, जिसमें कहानी के अनुसार फ्लेयर को हर मैच अपना आखिरी मैच समझ के लड़ना था, क्योंकि मिस्टर मैकमैन ने ये घोषणा करी थी कि फ्लेयर जब भी अपना अगला मैच हारेंगे उन्हें संन्यास लेना पड़ेगा। सबको ये आइडिया था कि शायद रेसलमेनिया 24 फ्लेयर का आखिरी मैच होगा, लेकिन दोनों महारथियों ने आखिर तक दर्शकों को नियर फॉल से सोचने पे मजबूर रखा और अंत तक मैच में रोमांच बनाए रखा। शॉन ने कई रेयर मूव्स मारे जैसे कि स्प्रिंगबोर्ड मूनसॉल्ट, वो भी अनाउंस टेबल तोड़ते हुए। वहीं फ्लेयर ने भी अपने सभी तगड़े पैतरे मारे और कई हजार कोशिशों के बाद आखिरकार टॉप रोप से भी मूव मारने में सफल रहे, जिसके बाद मिस्टर रेसलमेनिया ने उन्हें स्वीट चिन म्यूजिक मार के चित कर दिया। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये मैच पसंद आता है और आपको भी आएगा। नंबर 7 रैंडी ऑर्टन वर्सेस मैकफॉली एट बैकलैश 2004। रैंडी ऑर्टन को शुरुआत से ही WWE सुपरस्टार बनने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उनके खुद की कहानी और आगे चल के मैकफॉली के साथ हुए सिंगल्स मैच के बाद ही लोगों ने पूरी तरह से उनके असीमित हुनर में विश्वास करना शुरू किया। द लेजेंड किलर ने अपना निशाना बनाया हार्डकोर लेजेंड मैकफॉली को, जिनको ऑर्टन ने संन्यास से बाहर निकालने पर मजबूर किया बैकलैश 2004 में एक स्ट्रीट फाइट मैच के लिए। अब तक ऑर्टन की छवि एक लाड प्यार से बड़े किए गए नाजुक से बच्चे की थी, जिसमें हुनर तो था, लेकिन वो उन चंद गिने चुने लोगों में से थे जिसको WWE ने अपने डेवलपमेंटल टेरिटरी से उठा के बढ़ावा दिया, जिसका करियर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर होते जाते। मगर रैंडी और फोली के इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल में एक दूसरे पर वायलेंट तरीके से टूट पड़ने के बाद फैंस ने उनको काफी अप्रिशिएट करना चालू कर दिया। ये ऑर्टन के सितारा बन के उभरने की रात थी, जिन्होंने अपने हिस्से की मार खाई, स्टेज से फेंके जाकर, थंब पिन्स पे गिरकर और भी काफी खराब चोट अपने तराशे हुए शरीर पे खाके। फॉली तो हमेशा की तरह अपने हाथ पैर तुड़वाने में बहुत खुश थे और उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश करी अपने आप को, अपने प्रतिद्वंदी को और मैच को जबरदस्त दिखाने की। उन्होंने ज्यादा खून खराबे में बिना पड़े एक संतुलित तरह से अपनी फ्यूड खत्म करने में कामयाब रहने के साथ साथ दर्शकों की उत्सुकता को भी बढ़ा के रखा। अपनी सहन शक्ति का इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद ऑर्टन को पूरी तरह से एक बेबी फेस बनने में समय नहीं लगा और आगे चलकर उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड टाइटल जीता। नंबर 6 ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन सीना एट रॉयल रंबल 2015। 2015 का रॉयल रंबल काफी बदनाम और बेकार साबित हुआ जब प्रशंसकों को शो के आखिर में रोमन रेंस का रंबल मैच जीतना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर WWE ने रंबल मैच की जगह WWE टाइटल ट्रिपल थ्रेट मैच जो कि हुआ था ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और सेथ रॉलिंस के बीच को आखिर में रखा होता तो शायद शो खत्म होने के बाद माहौल थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि इन तीनों ने लंबे समय तक याद रखा जाने लायक मैच लड़ा, जिसमें हर उस तरह का कार क्रैश स्टाइल एक्शन था जो आप मांग सकते हो और साथ ही इस मैच की बुकिंग और स्टोरी लाइन हाल ही में हुए मैचेस में सबसे अच्छे में से एक थी। हर किसी को अच्छा दिखने का भरपूर मौका मिला, जिसमें दी आर्किटेक्ट ने अपने धुरंधर ओपोनेंट से ताल पे ताल मिलाते हुए ये साबित किया कि वो बड़े से बड़े स्टेज पे अपनी जगह बना के रख सकते हैं। द बीस्ट इनकार्नेट तैयार थे अपनी बड़ी मोटी पगार के लिए
पसीना बहाने के लिए, जबकि सीना हमेशा की तरह भरोसेमंद नजर आए। तीनों का बढ़िया तालमेल और टाइमिंग सबको नजर आ रहा था और मैच को इस तरह से लड़ा गया था कि प्रशंसकों को कुछ ऐसा देखने को मिले जो उन्होंने पहले कभी ना देखा हो। पक्के तौर पे ये पिछले एक दशक का सर्वश्रेष्ठ WWE टाइटल मैचेस में से एक है। नंबर 5, द अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड एट किंग ऑफ द रिंग 1998। प्रोफेशनल रेसलिंग के इतिहास के सबसे यादगार मैचेस में से एक मैनकाइंड और द अंडरटेकर के बीच किंग ऑफ द रिंग 1998 में खेला गया हेल इन अ सेल मैच आज लगभग 25 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। अगर आपने पूरा मैच नहीं भी देखा है तो भी आपने जरूर से फोली के वो 2 बड़े फॉल जरूर देखे होंगे जो फोली ने लिए, एक केज के बगल में से और दूसरा केज की छत तोड़ के नीचे गिरते हुए। एक ऐसा समय जब WWE भरा पड़ा था कई होश उड़ा देने वाले बम्स और स्टंट्स से ये 2 फॉल अलग ही नजर आते हैं और पूरे अधिकार से ये समय के अंत तक WWE की हाईलाइट रील में शामिल रहेंगे। पर फोली को उन दोनों डरावनी फॉल के आगे भी काफी चोटें झेलनी पड़ी और टेकर जो खुद शायद फुल ऑन टाइगर श्रॉफ बन के इधर उधर नहीं कूदे, फिर भी उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए एंकल में चोट होने के बावजूद पूरा मैच लड़ने के लिए। लेकिन ये वो मैच था जिसने बहुतों की नजर में फोली को WWE स्टार से WWE लेजेंड बना दिया था। दोनों बड़े फटके खाने के बाद भी काफी मैच बचा था और सुन के ही ताज्जुब होता है कि मिस फोली का लाडला बेटा बार बार उठता रहा और भी तगड़ी चोटें खाता गया। क्या उनकी इस हरकत ने उन लोगों के लिए लक्ष्य और भी ऊंचा कर दिया जो आगे चल के ऐसी बदनामी चाहते थे? शायद हाँ, पर ये मैच समय की परीक्षा झेल के आज भी खड़ा है और आज भी ये सबसे खतरनाक चीज है जो इस प्रेजेंटर ने देखी है। नंबर 4, कर्ट एंगल वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट स्मैकडाउन। देखिए, अगर मैं 1 घंटा बैठ के 2 लोगों को रेसल करते देखता हूँ तो बशर्ते उनमें से एक होगा एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और दूसरा भविष्य का UFC हैवीवेट चैंपियन। ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल ने अपनी WWE टाइटल की दुश्मनी का फैसला किया 18 सितंबर 2003 के स्मैकडाउन एपिसोड में एक रेयर 60 मिनट के आयरन मैन मैच में, जिसमें सब कुछ था, न कि बस रेसलिंग के पढ़े पढ़ाए तकनीकी दांव पेच। मैच में मारधाड़ थी, साइकोलॉजी थी, बड़े बड़े मूव्स और सब मिला जुला के एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई गई। एक ऐसे प्रकार के मैच में जिसको अच्छे से निभा पाना बहुत ही मुश्किल है। आप आशा करेंगे कि 2 हट्टे कट्टे पहलवान जैसे कि लेसनर और एंगल थकेंगे नहीं, पर उन्होंने वाकई में काफी मेहनत करी और ऐसे आयरन मैन मैचेस खेले जैसे पहले कभी नहीं खेला गया था, जैसे कि शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट के बीच और द रॉक और ट्रिपल एच के बीच। पर मैं मेरा पैसा इस आयरन मैन मैच पे लगाऊंगा और अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक WWE आयरन मैच देखेंगे तो वो होना चाहिए ब्रॉक वर्सेस कर्ट। ऐसा नहीं कि इस मैच में कोई कमी ना हो, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि आपको 2 अपने करियर के चरम पे दिग्गज एथलीट्स के बीच ऐसी परिस्थितियों में ऐसा शानदार मुकाबला देखने को मिला। नंबर 3, द 2-मैन पावर ट्रिप वर्सेस क्रिस बेनवा एंड क्रिस जेरिको एट रॉ। 2001 में स्टीव ऑस्टिन और ट्रिपल एच की जोड़ी द 2-मैन पावर ट्रिप भले ही बहुत कम समय के लिए बनी रही हो, लेकिन वो ऐसी ताकतवर शक्ति थी जिसने एक समय पे वर्ल्ड, इंटरकॉन्टिनेंटल और टैग टीम टाइटल तीनों अपने नाम कर रखे थे। हंटर के केन के विरुद्ध इंटरकॉन्टिनेंटल बेल्ट हारने की अगली ही रात रॉ पे उन्होंने और स्टोन कोल्ड ने अपना टैग टीम टाइटल दांव पे लगाया, दोनों क्रिस बेनवा और जेरिको के खिलाफ। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि WWE अपने प्रमुख शो पर टैग टीम टाइटल्स को इतनी तवज्जो दे और WWE ने चारों लड़कों को भरपूर समय दिया अपना अपना जादू चलाने के लिए। और जादू जो चला तो ऐसा चला कि दोनों टीम ने रॉ के इतिहास के सबसे अच्छे मैचेस में से एक हमें दिया। महान पुराने टैग टीम से सीख लेते हुए इन्होंने अपनी कहानी दर्शाने के लिए ना तो कोई बेसर पैर के नाटक का, ना ही कोई अनोखे स्टिपुलेशंस का सहारा लिया, जो कि बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार साबित हुआ। मैच के हिल्स काफी मजबूत रहे और उन्होंने कई धोखेबाजी वाले दाव खेले अपने जुनूनी प्रतिद्वंदियों को रोकने के लिए, जिससे दर्शकों में खिलाड़ियों का अपने साथी को टैग करने की उत्सुकता को काफी बढ़ा दिया। दोनों बड़े सितारों ने जम के पसीना बहाया ताकि मैच में अंडरडॉग्स प्रतीत होती हुई टीम अच्छी दिखे और द गेम ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए क्वाड मसल्स फटने के बावजूद मैच पूरा किया। शुरू से लेकर आखिर तक ये होश उड़ा देने वाला मैच था। नंबर 2, शॉन माइकल्स वर्सेस ब्रेट हार्ट एट सर्वाइवर सीरीज 1997, जहां पिछला मैच याद रखा जाएगा ट्रिपल एच की दर्द को झेलने की क्षमता के लिए, जिसके चलते उन्होंने भीषण दर्द में होते हुए भी अपना मैच पूरा किया। ये वाला मैच हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा इसमें हुए मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के लिए। और पिछले ही मैच की तरह ये थोड़ी शर्म की बात है क्योंकि ये दोनों जगह मैच के अंत के अलावा सब कुछ बहुत अच्छा था। शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट ने पहले भी कई तकनीकी तौर पे इससे बेहतर मैच आपस में लड़े थे,
जिसमें कि रेसलमेनिया 12 के मेन इवेंट में 60 मिनट का आयरन मैन मैच भी शामिल था। लेकिन सर्वाइवर सीरीज 97 में उनके बीच खेले गए इस मैच की बात ही कुछ और थी। इन दो मैचेस के बीच काफी कुछ हो चुका था और इन दोनों खिलाड़ियों के निजी रिश्ते बहुत खराब हो चुके थे। मैट पे एक दूसरे पे मूव्स चलाने की बजाय ये मैच एकदम एक हॉकी फाइट जैसा लग रहा था, जिसमें शायद ही कोई रेसलिंग मूव मारा गया हो। दोनों ने एक जोशीली जनता के सामने एक दूसरे को मार मार के कुत्ता बना दिया। हाँ, शायद आपने ये मैच देखा है और 25 सालों से आप इसके अंत के बारे में अफवाहें, कमेंट्री और कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की कहानियां सुन चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको इस मैच को कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो नंबर 1, द रॉक वर्सेस हल्क होगन एट रेसलमेनिया X8। एक ऐसा मैच जो एक समय कोई सोच भी नहीं सकता था। द रॉक वर्सेस हल्क होगन एक ड्रीम मैच था, जहां तक बहुत से रेसलिंग फैंस का सवाल है। एक मैच जो बिल्कुल एक स्टेडियम के योग्य था। द ग्रेट वन वर्सेस द हल्कस्टर एक फैंटेसी युद्ध जैसा मैच था, जिसको असली बना दिया गया था। एक तरफ था WWE के बीते हुए कल का सितारा और दूसरी तरफ WWE का नया चेहरा, जो भिड़ रहे थे लगभग 70,000 उपद्रवी दर्शकों के सामने। ये मेन इवेंट मैच नहीं था, क्योंकि ये उस रात का आखिरी मैच नहीं था, लेकिन ये दूर दूर तक उस रात का सबसे बड़ा आकर्षण था और टोरंटो के दर्शकों के एक्साइटमेंट ने बात जग जाहिर भी कर दी थी। एक दिलचस्प मोड़ में दर्शकों ने हिल होगन का किसी हीरो की तरह स्वागत किया और दर्शकों की भावनाओं को समझकर और दर्शकों की बात सुनकर कि वो क्या चाहते हैं, मजबूर होकर उन्होंने और द रॉक ने तुरंत अपने किरदारों को आपस में बदल लिया। WWE के दर्शकों ने द हल्क को 9 साल से किसी WWE पेपर-व्यू में लड़ते नहीं देखा था और वो अपने हीरो को एक बुरे किरदार में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। क्या वो मैच तकनीकी तौर पे एक बहुत शानदार मैच था? नहीं, दूर दूर तक नहीं। लेकिन अगर आप स्टार पावर का एक ऐसा प्रदर्शन देखना चाहते हैं जहां वो दोनों दर्शकों को अपनी उंगलियों पे नचाने में कामयाब रहते हैं और अपने हर मूव, सीक्वेंस और चेहरे के हाव भाव से ज्यादा ऑडियंस का एक्साइटमेंट निकलवाते हैं, तो ब्रदर यही वो मैच है। और ये थे 101 WWE मैचेस जो आपको कम से कम एक बार तो देखने चाहिए। मैं तो बहुत थक गया हूँ, समय है एक कप तगड़ी चाय पीने का।